तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिजनेस कंप्यूटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये बिजनेस कंप्यूटिंग DSSB के पेपर में आने वाला है, TGT के में। तो आपको ध्यान से समझना है इसमें कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन सी चीजें आएंगी वो समझेंगे। तो बिजनेस कंप्यूटिंग को हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था उसमें बताया था 4 पार्ट्स में ये ऑलरेडी डिवाइड है। ठीक है, इसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी 15 नंबर के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, पिछली साल इससे काफी क्वेश्चंस आए थे, तो वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का। फिर ऐसे ई कॉमर्स वगैरह और भी पार्ट्स हमारे पास हैं। तो पहला पार्ट्स आज की क्लास में हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड राइटिंग ये टॉपिक है, तो इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। सबसे पहले यही है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में सारी चीजें इसमें देखना है, ये वाला आपका BCom में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, BCA में भी, ये BCA फर्स्ट सेमेस्टर में, BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा सब्जेक्ट है, पूरी बुक है। ठीक है, आप उसमें देखेंगे यहाँ पे ये सेम टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक्स हमें पढ़ने। सबसे पहले कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या उसके बैरियर हैं और कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह। ठीक है, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल वगैरह ये सारी चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो है हमारे पास ये काम किस में आएगा, ये आपको पढ़ाना क्या है। बेसिकली जो हमारे पास TGT टीचर्स हैं, तो TGT CS के टीचर्स को 9th क्लास में और 10th क्लास में एक IT नाम का सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, उसमें ये सिलेबस जो है वहां पर भी पढ़ाया जा रहा है। जो CBSE का सिलेबस है उसके अंदर भी ये टॉपिक है। TMC वगैरह है उसमें जरूरत पड़ती है। तो आपको जो है वहां पे जरूरत पड़ती है, तो BCA से उठाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा थियोटिकल पार्ट है ये, तो थियोटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसमें समझना है टॉपिक क्या है। जनरली है, कोई ज्यादा टफ नहीं चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो है ये टॉपिक हम लेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सेशनल क्या है, बैरियर क्या है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन चीजें क्या होती है, उसके क्या बैरियर है, उसमें क्या क्या अड़चने आ सकती हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन के 7 C's के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं पिछले पेपर्स में, तो वे ही टॉपिक हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखो, जब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो ये टोटली उससे है कि आप किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं किसी चीज से, किसी दूसरे बंदे से आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मान लिया आप ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में मीटिंग होती है, या आपके कलीग्स होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, उनसे आप किस तरीके से बातें करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है सिंपली कि हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या अपनी कोई बात एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बता रहे हैं। ठीक है, भेजने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब क्या है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ, तो वो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। मैं चैट कर रहा हूँ, वो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। मैं फेस टू फेस बातें कर रहा हूँ किसी से, वो भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़े होंगे, जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं वर्बल नॉन वर्बल, ऐसे यहाँ पे भी बातें भी जो होती हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल भी होती हैं। आप किसी के जो है बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वर्बल नॉन वर्बल यहाँ भी सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें कम से कम एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मैसेज होगा जो आपको ट्रांसफर करना। मतलब हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक मैसेज के थ्रू, यानी सेंडर जो है रिसीवर को एक मैसेज भेज रहा है। ठीक है, तो जो सेंडर है जब उस मैसेज को भेज रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एनकोडिंग, क्योंकि हम कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे यहाँ पे, तो वो सारी चीजें भी देखनी। सेंडर जो है एनकोड करके यहाँ पे मैसेज को भेजता है, जिसको हम बेसिकली एनकोडिंग भी बोलते हैं, या आप नेटवर्किंग में इनक्रिप्शन बोलते हैं, कि इनक्रिप्ट करके हम मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, और रिसीवर जो है इस मैसेज को क्या करता है, ये डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है, यहाँ पे इसका डिकोड होता है। एनकोड हो रहा है तो यहाँ पे इसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस सेंडर एनकोड द मैसेज यूजुअली इन ए मिक्सर ऑफ वर्ड्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट ट्रांसफर्ड इन सम वे, फॉर एग्जांपल स्पीच में या राइटिंग में, कैसे भी भेज सकते हैं, और फिर उसको डिकोड करा जाता है रिसीवर एंड पे। अब बात करते हैं इसमें जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल के बारे में दिया गया है कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम करता है। तो देखो, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल कहलाता है। इसके मॉडल और भी हम पढ़ेंगे अभी। पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, फिर मॉडल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक है डेवलप आइडियाज। ठीक है, सबसे पहले जो सेंडर है, सेंडर एंड पे क्या होगा, उसको सेंडर को कोई मैसेज भेजना है रिसीवर के पास, तो क्या मैसेज भेजना है उसके लिए एक आइडिया डेवलप करेगा वो, उसको एनकोड करेगा। एनकोड का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लिया मुझको तुम्हें पढ़ाना है ये, ठीक है, तो मैं इसको कोई दूसरी लैंग्वेज में बताऊंगा, कोई कुछ अलग करूंगा। एनकोड का मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करना, किस तरीके से डिलीवर करना चीजों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डेवलप आइडिया लिखा हुआ, डेवलप आइडिया को कुछ कोडिंग कर दूं, ऐसा मतलब नहीं है यहाँ पे एनकोड।
ठीक है। तो एनकोड का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि वर्बल भी हो रहा है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डेवलप आइडिया का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाना, वही एनकोडिंग होगी। ठीक है। तो फिर उसको ट्रांसमिट किया, आगे बताया, भेजा। फिर यहाँ पे कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं। बैरियर्स का मतलब जब आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ रुकावटें भी हमारे पास आ सकती हैं, जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, वॉइस की प्रॉब्लम हो, या अलग अलग जिस तरह से जिस भी मीडियम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस मीडियम के अलग अलग बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उनको हमें सबको ध्यान में रखते हुए अपना कम्युनिकेशन करना है वहाँ पे। ठीक है। तो फिर ब्रिज ऑफ मीनिंग होगा यहाँ पे, यानी वो जो डेटा है वो यहाँ पे आगे हम इन बैरियर को पार करके आगे जाएंगे, फिर रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, समझेगा और फिर उसको यूज करेगा। डिकोड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिसीवर है उसको वो समझ में आ जाना चाहिए जो सेंडर कह रहा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेंडर ने कुछ मैसेज दिया या बताया, उसको सामने वाले को समझ में नहीं आया। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, एक मैंने हेलो ऐसे लिख दिया, एक ऐसे करके लिख दिया, तो लिखा हेलो, ये समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये इंग्लिश में नहीं लिखा, कोई राइटिंग अच्छी सही से नहीं लिखी गई है, तो समझ में भी आना, जैसे बोल भी रही है तो हमें जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया तो मतलब डिकोड हो गया। ठीक है। फिर डिकोड हो गया तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, ये रिसीवर एंड पे होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल काम करता है। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है इसमें फीडबैक भी बहुत जरूरी है। ठीक है। यानी वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन आपने सुने होंगे, नेटवर्किंग में भी हम करते हैं। तो भाई जब तक रिसीवर एंड से फीडबैक नहीं आई तो सेंडर जो कर रहा है उससे लगेगा सही हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब तक फीडबैक नहीं होगी तो इंप्रूवमेंट नहीं होती चीजों में, और अच्छी अच्छे रिजल्ट नहीं निकल के आते फिर फ्यूचर में। ठीक है। तो उसके लिए फीडबैक होना जरूरी है। तो फीडबैक मतलब सब जो है, जितने भी पार्टिसिपेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब अपना व्यू दे। ठीक है। सबकी अपने अपने व्यू देने का वो होता है भाई, अपनी फीडबैक दे, अपने व्यू दे, तो बेटरमेंट के लिए क्या और बेटर हो सकता है, क्या बेटर चीजें हो सकती है। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस मॉडल बनाया था, ये कैथ डेविस ने दिया था, तो वो मॉडल हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की। तो लास्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन की, ये आया था कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल वगैरह, ऐसे ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कम्युनिकेशन के वेरियस फॉर्म है या टाइप्स, आप समझ सकते हैं। तो ये तीन इसकी बेसिक कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी, फिर उनको सब डिवाइड किया गया है सब कैटेगरी में। ठीक है। तो पहली है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी जो है वो किस स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, वो कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे जो है हमारे पास कम्युनिकेशन करा जा रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। ये दो वे हमारे पास यहाँ पे दिए गए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन मतलब जो मैसेज का फ्लो होगा, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। वो डाउनवर्ड होगा, मतलब जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं वो अपने लो लेवल पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो करते जाएंगे, या अपवर्ड होगा, यानी जो फीडबैक होती है जैसे वो अपवर्ड जाती है, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब सब एक ही लेवल पे रहेंगे। ठीक है। जैसे एक मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, जितने भी इंप्लॉय हैं कंपनी में सारे के सारे एक ही साथ बात कर रहे हैं। एक होता है डायगनल, दूसरे डिपार्टमेंट का या दूसरे जो वो है हमारे पास सेक्टर का, वहां से आके वो कुछ फीडबैक दे सकता है। ठीक है। तो वो डायगनल में आ जाएगा। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। मोड ऑफ एक्सप्रेशन के बेस पे वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके के कम्युनिकेशन है, वर्बल में ओरल और रिटन, ये भी दिए गए हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट में तो हर चीजें बेसिकली फॉर्मल वे में होनी चाहिए, और वैसे भी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे भी अच्छी तरीके से काम होता है, तो सब फॉर्मल वे में होना चाहिए, स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं बातों में किसी ने कह दिया ये कर लो ये कर दो, यारी दोस्ती में चल गया, वो नहीं। हर चीज प्रोसेस से एक स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो है जैसे सीनियर जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा, ठीक है, या जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, सर्कुलर आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, वो सब एक फॉर्मल वे में आएंगी। आपने क्या किसी का ऑर्डर बातों से नहीं करना, यहाँ पे एक ऑर्डर निकलेगा, उसी के वे में काम करना है। ठीक है। इनफॉर्मल होता है जैसे दोस्तों के साथ बातचीत कर ली, अपनी कलीग्स के साथ कर ली। भाई मान लिया दो कलीग्स हैं, उनको काम दिया गया, तो वो एक दूसरे से मिल बांट के कर लिया, यार तू मेरा काम कर दे, तुझको अच्छे से आता है, ये मुझको आता है, तो उस तरीके से कर लेंगे, हेल्प कर दी एक दूसरे में, तो वो इनफॉर्मल वे हो जाता है। ठीक है। तो हम पहले इनके बारे में ही बात करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू फॉर्मली एस्टेब्लिश चैनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चैनल यानी मीडियम बना हुआ है, उस मीडियम के थ्रू ही जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो फ्लो होगा। इट इज मेनली कंट्रोल बाय द मैनेजर और पीपल ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर निकलेगा वो सबसे हायर पोजीशन से निकलेगा। ये एक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, तो उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, वो किसके पास देगा, वो देगा सीनियर मैनेजमेंट में। सीनियर मैनेजमेंट आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भेजेगा, ये सीनियर सुपरवाइजर को, ये फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, फिर आगे कलर या अदर ऑपरेटिव को जाएंगे। तो ऐसा पिरामिड के वे में जाएगा। इसको पिरामिड क्यों
कहा गया है? पिरामिड इसलिए कहा गया है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे सबसे कम होंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है बढ़ते जाएंगे, तो जो बेस है, बेस लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, ऊपर कम होते चले जाएंगे, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाएगा, ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर ये बन गया है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड बोलते हैं। तो जब टॉप टू बॉटम हमारे पास काम होता है, तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर के वे में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, इस वे में हमारे पास यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टली क्लर्क को ऑर्डर नहीं देगा, वो पहले किसको देगा? सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट यहाँ, तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, एक वे में डायरेक्टली ये वाला बंदे को कुछ इशू है, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन है इसकी, कुछ फीडबैक है, तो ये डायरेक्टली ये नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर को जाकर बोलेगा, नहीं, इसका काम क्या है, पहले यहाँ पे जाएगा, ये आगे भेजेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। जैसे मान लिया आपको कुछ चीजें या कुछ इश्यूज है या कुछ फीडबैक देनी, मान लिया फॉर एग्जांपल आपको पीएम को कुछ फीडबैक देनी है। ठीक है, पीएम से मिलना है आपको, देश के पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना, तो आपको कोई जाने देगा? वहां जाने ही नहीं देगा, बाहर ही रोक देंगे कि चलो। ठीक है, कोई अंदर ही नहीं जाने देगा। तो क्या होता है कि आपको उनके असिस्टेंट वगैरह बाहर खड़े होंगे, उनसे बातचीत सोर्स वोर्स लगानी पड़ेगी, कहीं से इधर उधर से देख के तभी तो पहुंचोगे। ठीक है, जैसे मान लिया किसी का कोर्ट केस भी चल रहा कहीं, तो वो डायरेक्ट जज से तो बात नहीं कर पाता कोई भी बंदा। मान लिया आपका चालान भी कट गया, ठीक है, गाड़ी का चालान कट गया, तो गाड़ी का चालान कट गया, आपको बोला कि कोर्ट में आ जाओ भाई, आपका कोर्ट में चालान भरा जाएगा, तो कोर्ट में बाहर ही खड़े रहते हैं वकील, वकील के असिस्टेंट वगैरह, आओ हम करवा देंगे तुम्हारा चालान का सही, ये करवा देंगे, तो उनके थ्रू आप जाके बात कर सकते हैं, वो आपकी बात आगे जज तक पहुंचा देते हैं, तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जज से बात कर लेंगे, ठीक है, बिना जान पहचान के। तो ये एक प्रोसेस होता है, मतलब पहले यहाँ तक जाना, फिर यहाँ तक जाना, फिर यहाँ तक जाना, यही सभी जगह होता है रियल लाइफ में। कोई कहने लगे कुछ, देखो अगर एक रियल वैसा भी एग्जाम्पल, हम स्पिरिचुअल एग्जाम्पल भी ले, कि कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, तो हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? डायरेक्ट भगवान की पूजा कर लो। कि हनुमान की पूजा क्यों करें? हनुमान खुद राम की पूजा करे, तो हम राम की ना कर ले। ठीक है, तो उसका भी एक यही कारण है, जैसे आप डायरेक्ट जज के पास नहीं जा सकते, डायरेक्ट पीएम के पास नहीं जा सकते, किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही, तो भाई वो आपको हेल्प कर देता है आगे ले जाने के लिए। जैसे टीचर की जरूरत होती है, वो हेल्प कर देता है आपको आगे ले जाने के लिए। तो जिसकी डायरेक्ट नहीं हो रही है, तो वो किसी हेल्प से कर लेता है, तो डायरेक्ट पहुंच जाता है वहां तक। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीजें हैं कि भाई आप डायरेक्ट मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर तक या सीनियर मैनेजमेंट पे इस लेवल वाले बंदे बात नहीं करेंगे, वो यहाँ से इस लेवल, लेवल बाय लेवल ही चलेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मल वे। इसके बाद आता है हमारे पास इनफॉर्मल वे। फॉर्मल के अंदर ये भी बात है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन करना वो वेल स्ट्रक्चर में, मतलब रिटन फॉर्म में होना चाहिए, मेनली इसमें रिटन, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ फॉर्मली एस्टेब्लिश चैनल, जो भी चैनल बनाए गए हैं यानी कम्युनिकेशन के जो मीडियम बनाए गए हैं उनके थ्रू ही करना है। यहाँ पे हमने एक इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर्मल या रिटन कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन is exchanging official information between two or more people within the same organization by following predefined rule and using official channel of communication। ठीक है, ये मोस्टली रिटन फॉर्म में ही होते हैं। जैसे फॉर्मल चैनल हो गया हमारे पास ईमेल के थ्रू, या किसी मीटिंग के थ्रू, कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, स्पीचेज या हैंड आउट। ये जब हम बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, स्पीच होगी या हैंड आउट्स वगैरह, ये सारी चीजें होगी, तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे एक ओरल में। तो ओरल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास जो है किस तरीके से करे जाएंगे, कुछ ओरल चीजें आ जाती हैं, मोस्टली जो है रिटन फॉर्म में ही होता है। तो लेकिन जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पे बात करी है कि जो भाई हमारे पास फॉर्मल चीजें हो रही, तो उसमें वेल एस्टेब्लिश चैनल होने चाहिए। ये नहीं कि 100% जो है आपके वही होंगे, रिटन ही होगा। ठीक है, एस्टेब्लिश चैनल जैसे मतलब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें सारे ये बैठे हुए हैं या मीटिंग हो रही है, तो वो एक मतलब चैनल बनाया गया है, वहां पे आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, तो उस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही कैटेगरी बनाई गई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जितने भी कम्युनिकेशन है सबको दो तरीके में बांट दिया, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो रूल और रेगुलेशन कंपनी ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए बातचीत हो रही है, तो वो फॉर्मल वे में। अगर उनके अलावा हो रही, ठीक है, नॉर्मल वे में हो रही, यारी दोस्ती वाली चल रही है, तो वो इनफॉर्मल है। मतलब जो रूल कंपनी के रूल को फॉलो करते हुए नहीं हो रही है, बैक एंड से बातें हो रही है अलग से, वो हमारे पास इनफॉर्मल में आ गई। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू ए कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये पर्सनल तुम्हारी जान पहचान है, किसी से पर्सनल वे में जा रहे हैं आप, फॉर्मल वे में नहीं। जो मीडियम है जो काम करने का, वो नहीं, आपकी जान पहचान है तो आप कहीं भी चले जाओ, कर लो जिससे वो है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कहीं जाना है आपको, ट्रेन में जाना है, तो तरीका क्या है, आप रिजर्वेशन करवा के अपनी सीट बुक करवा के चले गए। अब किसी की भाई, किसी का यार दोस्ती लगा हुआ है या वो टीसी बना हुआ है, तो उसने कह दिया भाई आ जाना, तो तेरा टिकट नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो उसको सीट मिल जाएगी, ऐसे ही करवा देगा हम, तो वो बात अलग है। तो वो पर्सनल रिलेशन, वो इनफॉर्मल वे होगी। तो इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑफिशियल एंड अनप्लान्ड। इट डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चैनल एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, उनको फॉलो नहीं करता। इट ऑफन फॉलो बिटवीन फ्रेंड एंड इंटीमेट्स एंड रिलेटेड विद पर्सनल रेदर देन पोजिशनल। ठीक है, तो ये पर्सनल रिलेशनशिप में के बेसिस पे बात होती है। तो इट कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेट ऑन चार्ट एंड नॉट रेगुलेट बाय फॉर्मल रूल
एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये वाले जो काम होते हैं मतलब ये आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ये रिटन में कहीं पे मेंशन नहीं किए जाएंगे कि भाई ऐसा हो गया वो हो गया। ठीक है, यारी दोस्ती में चल रहे हैं, पर्सनल रिलेशन में चल रहे हैं तो चल सकते हैं। इट ऑल्सो रेफर टू ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन, ये एक ही वर्ड है वैसे। ग्रैप वाइन मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरह से। ठीक है, कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कैरी करता है। इट इज नॉट ए रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चार्ट नहीं है। ठीक है, कि किस वे में होगा ये, मतलब कैसे भी कम्युनिकेट आप कर लो। यहाँ पे देखो ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंड था, ये तो उसी तरीके से हो रहा है जैसे हम फॉर्मल वे में कर रहे हैं कि भाई इसने इन्फॉर्मेशन इसको भेजी, ऐसे जा रहा, ऐसे भी जा सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है गोसिप जैसे वो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी वे में इसने इसको बता दिया, इसने इसको यहाँ से बताया, यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे ही सबके पास जा रही है इन्फॉर्मेशन। ये भी क्लस्टर वे में भी चली जाती है, ये इस ग्रुप से जुड़ा हुआ, इस ग्रुप ने आगे भेज दिया, उस ग्रुप ने आगे भेज दिया, ऐसे भी हो मल्टीपल को, तो मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दो कम्युनिकेशन हमारे पास स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा, उनके बेसिस पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कितनी तरह के होंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का जो हमारे पास फ्लो होगा उसके बेस पे, जैसे यहाँ पे बताया कि डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और हमारे पास जो है वो डायगोनल होता है। अब जो डाउनवर्ड और हमारे पास अपवर्ड है, ये एक तरह से वर्टिकल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक डाउनवर्ड है, ठीक है, और एक हमारे पास अपवर्ड है। ठीक है, एक वर्टिकल हो गया और उसके साथ एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक हमारे पास हो गया यहाँ पर डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन के फ्लो के अकॉर्डिंग हो गए कि कितनी तरह के हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियम। जो बच्चे यहाँ पे क्लास में जुड़े हुए हैं उनको ये पीडीएफ में दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो क्लास में लाइव क्लास में नहीं आते उनको वो अपना देखते रहेंगे जैसे करेंगे। जो आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे इतने बच्चे तो छुट्टी मारते रहते हैं बहुत। ये मीनाक्षी आई है, हाँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इज ए फॉर्मल चेन ऑफ डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट एंड कन्वे इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसका मतलब जो अभी हमने बात की थी फॉर्मल वे में, ठीक है, तो फॉर्मल वे में डाउनवर्ड का मतलब टॉप लेवल से लो लेवल तक। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कुछ चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा दी कि आपने बताई सर फॉर्मल में बता दी, वही चीजें यहाँ पे बता रहे हो, वही चीजें इधर भी बता दी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। भाई देखो, जो फॉर्मल इनफॉर्मल में चीजें वो सारी की सारी इन चारों में भी आएंगी, और वो सारी की सारी इनमें भी आएंगी। है तो ये एक ही चीज, पर अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किए हैं इसको। कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटे, इसने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया, इसने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बता दिया, इसने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता दिया, उन्हीं चीजों को। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मल है उसने कहा कि हमारे पास एक वे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो मैनेजर भेज रहा हो नीचे कलर पे ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर आ रही हो, सब इसी में ही आ जाएगा फॉर्मल में। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई हमारे पास डाउनवर्ड अलग तरीके से हम मानेंगे और एक को अपवर्ड कर दिया। तो जब हम एक फॉर्मल चैन ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करने हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे ले जा रही है, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव है, उनके बेसिस पे कर रही, तो उसको बोलेंगे हम क्या। मेगा बेटा अपना ये माइक्रोफोन बंद कर लो। मेगा कर लिया, ठीक है। तो उसको क्या बोला बेटा हमने, डाउनवर्ड बोला। तो डाउनवर्ड में भी आप उसी तरह का बता सकते हैं कि भाई हमारे पास टॉप लेवल पे पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा, टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, फिर सीनियर मैनेजर हो गए। ठीक है, मान लिया दो है तो उन्होंने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर दी जाएगी, हायरार्किकल फॉर्म बन जाएगी। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो सर्कुलर या नोटिस जाएगी, मतलब जो डायरेक्टर्स है उन्होंने कोई ऑर्डर निकाल दिया, सर्कुलर निकाल दिया, नोटिस निकाल दिया, वो आगे को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। ठीक है, यानी नेचर जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का वो क्या है, ऑथोरेटिव और डायरेक्टिव नेचर का होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस यहाँ पे ये टर्म्स हैं, यही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि ऑथोरेटिव और डायरेक्टिव, ऑथोरेटिव मतलब ऑथोराइजेशन जो आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है भाई, किसको अथॉरिटीज है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर लेवल सीनियर लेवल पे है, ये डायरेक्शन दे रहे हैं जिन डायरेक्शन को फॉलो करना है किसको, लो लेवल पे। ठीक है, तो वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस मैडम है तो शायद वॉइस कहाँ से आएगी इनको, कल भी इंग्लिश की क्लास में दिक्कत हो रही थी ज्वाइन करना, चलो अब क्या है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास डायरेक्शन दी जा रही है, जैसे इसका मेन पर्पज है गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एंड असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये क्या है हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का वो है।
तो इस तरीके से हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई नेचर क्या होता है उसका, इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपवर्ड में। तो अपवर्ड इसका अपोजिट है, वो फीडबैक वगैरह लेने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम देखें अपवर्ड कम्युनिकेशन में, इज ए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच सबऑर्डिनेट कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन टू दियर सीनियर्स। तो सीनियर को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वहां पर। इसका नेचर क्या होगा हमारे पास, पार्टिसिपेटिव एंड अपीलेटिव। मतलब जो हमारे पास सबऑर्डिनेट है, ये क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं सीनियर्स को कि भाई इस तरह से आप चीजें कर सकते हो, अपना सजेशन दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर लेवल की तरफ जाता सर एक बारी एपिलेटिव एक बारी दोबारा बता दीजिए। है। एपिलेटिव का मतलब है बेटा अपील करना, कुछ सजेशन देना मतलब। ठीक है, पार्टिसिपेट किया सबऑर्डिनेट ने कम्युनिकेशन में, तो सबऑर्डिनेट जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई ऐसा ही करना है आपको। तो जो सबऑर्डिनेट, ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर तो सीनियर देंगे, लेकिन जो जूनियर है सबऑर्डिनेट है वो क्या करेंगे, वो अपील करेंगे। ठीक है, कुछ सजेशन देना, अपील मतलब एक तरह से सजेशन दे सकते हैं, तो वो सजेशन मानना है नहीं मानना वो ऊपर वाले पे चलेगा फिर उसको। तो इसका मेन पर्पज होता है कि कंप्लेन करना या अपील करना या कोई फीडबैक देना या सजेशन देना। तो किसके थ्रू दिए जाते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट्स होगी, कोई डायरेक्ट लेटर भी दे सकता है, कोई प्रपोजल भी दे सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, ये जो एग्जाम्पल, नेचर, फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स आपको छोटी छोटी ये याद रखनी है। ठीक है, हम बाद में असाइनमेंट्स भी पढ़ेंगे इनको, पहले हम मतलब डिटेल में चीजें को भी समझते हैं, हर टर्म को समझेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो हम 50-60 क्वेश्चन सबके क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी फिर हम टेस्ट में भी आगे आपको देते ही रहते हैं, वो आते ही रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। हर टॉपिक के कम से कम 50-60 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। बाकी फिर कॉमन सेंस से मतलब एक आधा क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाता है, तो आपको जब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप पे कॉन्सेप्ट में है चीजें, तो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे कि जो हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यहाँ पर से ऑर्डर जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे लेवल पे, फिर ये और नीचे लेवल पे, ऐसे अपवर्ड में जो है अपोजिट डायरेक्शन चलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई हॉरिजॉन्टल में काम करते हैं। देखो ये सबसे बेस्ट है, हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है ये सबसे बेस्ट है। अगर जैसे आजकल फॉलो किया जाता है, जब कॉन्फ्रेंस वगैरह करी जाती है, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो है हर जगह नहीं फॉलो करा जाता हर तरीके से, मतलब कंपनी की अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग लोकेशन, हर उसमें नहीं किया जाता, हर चीज की अपनी एक वो है, सबसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी नहीं किया जा सकता। अब डायरेक्टर आके जो है लो लेवल पे जो इम्प्लॉय है उनसे ही आके फॉर्मल बातें करने लगे रोज ऐसे ही, तो रोज रोज वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हर तरह की होनी चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल का भी अपना वो डेली नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी जैसे महीने में एक बार या कभी भी, जैसे मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ब्लॉक है, तो उसके अंदर तो हम यहाँ रेगुलरली हफ्ते में, ठीक है, या 15 दिन में या महीने में ऐसे इसका एक टाइम स्लॉट बना के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास इंप्लॉय होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे सेम लेवल पे आएंगे और वहां पे कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे लेवल नहीं है कि ये टॉप लेवल पे है, ये उसके नीचे लेवल पे है, ये उसके नीचे लेवल पे है, ऐसा नहीं चलेगा। सारे के सारे सेम ही लेवल पे, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे है, सब सेम लेवल पे आगे। ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल ना हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, लेवल एक ही रहेगा सबका। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल अमंग पीपल, डिपार्टमेंट और टीम एट द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो द गोल इज हेयर टू प्रमोट ए फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो प्रमोट ऑफ फीलिंग यूनिटी एंड कोलैबोरेशन, फॉर दैट रीजन इट ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद ए बॉटम अप लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, उनमें सब ये करते हैं। तो इट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इन बिजनेस टुडे, स्पेशली क्रिएटिव वंस। ठीक है, इट हेल्प एवरीवन टू फील इक्वली empowered टू शेयर देयर आइडियाज एंड शेप द कंपनी। देखो इस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ये माना जाता है कि जो सबसे लो लेवल पे बैठा हुआ एम्प्लॉय है उसके पास भी ऐसा आइडिया हो सकता है जो टॉप लेवल के पास भी नहीं है। ठीक है, तो उससे भी आइडिया ले लिया जा सकता है, उसको भी उतना ही स्किल समझा जा रहा है यहाँ पे। भाई जो टॉप लेवल पे आ गया वो एक्सपीरियंस तो है उसके पास, ठीक है भाई, एक्सपीरियंस लेके आ गया वो यहाँ से, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि उसके पास वो आइडियाज हो जो इसके पास है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। अब जैसे मान लिया आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर तो एक मान लिया आईएएस ऑफिसर है जिसने अपना कोर सब्जेक्ट लिया हुआ है हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री की तो अच्छी नॉलेज है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पे काम करना, हमें कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट है या उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कोई सिविल का प्रोजेक्ट है, तो वो तो इंजीनियर बता पाएगा उसके बारे में। ये कहने लगे नहीं मैं बताऊंगा, मैं टॉप लेवल पे मैं आईएएस हूँ, तो उसको तो उसके बारे में कुछ ना पता। ठीक है, वो तो और बंटा धार करेगा वहां पे, तो पता ये है इसके बारे में, तो भाई ये तो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ के आया, ये अभी पढ़ के आया, कैसे है। तो जो मतलब सबका अलग अलग वो है, किसको क्या चीजें के बारे में पता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब यहाँ पे लो लेवल पे कोई बैठा हुआ बंदा, उसके पास भी कोई क्रिएटिव आइडियाज हो सकता है, भाई इंप्लीमेंट ही नहीं को करना टॉप लेवल को, तो लेकिन आइडिया तो कहीं से ले सके। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं टॉप लेवल पे तो मुझे ही पता सब कुछ, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, आप भी कंपनी में काम करते होंगे, स्कूल कॉलेजों में भी, वैसे भी आपको पता ही होगा कि प्रिंसिपल भी कोई संस्कृत का भी प्रिंसिपल बन जाता है।
और उसका भी बन जाता है, हिंदी का भी। तो उनको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, तो वो कहने लगे भाई हम ही करेंगे। कोई कहने लगे कि भाई ऐसा है, तो कंप्यूटर वाले बताने लगे कि ऐसे करना ऐसे करना, तो तभी तो होगा कोऑपरेट करके। हाँ आशीष क्या कह रहे हो, कुछ कहना है क्या? ये बॉटम अप बिजनेस से कैसे होगा? क्या आवाज कम आ रही है, हेलो, बोलिए ना आपको। बोलो। तो ये बॉटम अप मीटिंग से कैसे होगा? बिल्डर वाला तो नहीं, बॉटम अप मीटिंग से कैसे होगा? तुम्हारी वॉइस बहुत ही स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। मैसेज चैट में लिख के भेजो, ठीक है? अब लिख के भेज दो, देखते हैं हम क्या बोल रहे थे। एडवांटेज क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की? इसमें टीम वर्क प्रमोट होता है, कंपनी वाइड सेंस ऑफ यूनिटी होती है, ठीक है? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ सेम इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद एवरीवन। भाई वर्टिकल में क्या था कि इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो इस लेवल पे गई। अब इस लेवल वाले ने मतलब यहाँ पे कोई 100% इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको समझ में आई 90%। अब उसने आगे शेयर कर दी, उसको 80% ही समझ में आई। उसने और आगे नीचे तक जाते जाते वो आधी रह गई, तो काम हुआ नहीं, फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बॉटम अप लीडिंग स्टाइल कैसे होगा हॉरिजॉन्टल अप्रोच? देखो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं बेटा यही वाली चीजें कि हमारे पास बॉटम अप, इसमें कहा बॉटम अप लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, कैसे हो सकता है ये? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास यहाँ पे प्रमोट टू फीलिंग द यूनिटी एंड कोलोब्रेशन, फॉर दैट रीजन इट ऑफन गोज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब सब, बॉटम अप लीडरशिप स्टाइल का मतलब जो सबसे लो लेवल पे बैठा हुआ है, तो वो बंदा भी लीडरशिप मतलब अपनी बातें बता सकता है, अपने व्यू दे सकता है, और वो व्यू जो है बाकी मान सकते हैं। अगर वो व्यू उसके सही हुए, उसका जो आइडियाज है वो जेन्युइन हुए, सही हुए, प्रमोट करने लायक हुए, तो उसके आइडियाज के बेसिस पे आगे का काम हो सकता है, वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो जो सबसे बॉटम लेवल पे बंदा है उसके आइडियाज भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है? तो उसने भी लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई ना, वो भी बताया कि भाई इसके अकॉर्डिंग हो रहे। ऐसा नहीं है कि जो सबसे टॉप लेवल का उसने जो कहा वही होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका क्या है, बेनिफिट है, एडवांटेज है। इसके बाद यहाँ पे जैसे बताया कि इन्फॉर्मेशन सबको सेम मिलेगी, सब एक ही लेवल पे है, एक ही रूफ के अंदर है, तो सबको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड बूस्ट क्रिएटिविटी। तो एक ही साथ मतलब कंपनी में मतलब 50 इंप्लॉय अगर काम कर रहे हैं, तो 50 के आइडियाज सेम टाइम पे शेयर हो रहे हैं सभी के साथ, तो उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है सभी की बढ़ेगी, ठीक है? तो मेक इट इजियर टू कोऑर्डिनेट टीम एंड टास्क, हेल्प एम्प्लॉयज टू फील एम्पावर्ड और बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? तो ये सब जो है इसके बेनिफिट या एडवांटेजेस होते हैं। वर्टिकल में अभी आपको बताया दो तरह के होते हैं, ये नीचे लिख दिया है, ऊपर ही लिख देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे कर देंगे इसको सही। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, टॉप हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है कि जैसे यहाँ पे बताया है कि हमारे पास ये टॉप मैनेजमेंट है। अब ये 3 डिपार्टमेंट है कंपनी के, मान लिया ये आईटी वाला है, ये एडमिन वाला है, ये सेल्स वाला है, ठीक है? तो इस सेल्स वाले मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आईटी के टीम मेंबर से, ये आईटी का मैनेजर है, ये यहाँ पे आईटी का मान लिया कोई वेब डेवलपर है, तो इसको कुछ सेल्स वाले को की जो वेबसाइट पे सेल करनी, कुछ आइडियाज वगैरह चाहिए कि किस तरह से करना, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? ऐसे कम्युनिकेट। भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या था, वर्टिकल के बेस पे तो ऐसे जाती है इन्फॉर्मेशन। अगर मतलब इस सेल्स वाले मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटी वाले से, तो ये क्या कहता है, ये पहले इसको भेजता कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इसको भेजता, ये यहाँ पे इससे इन्फॉर्मेशन लेता, फिर ऐसे जाती। तो ये तो होता टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अब में जाता हमारे पास। अब क्या हो रहा, डायगनल में हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम होगी, कि डायरेक्टली ये वाला बंदा यहाँ से कम्युनिकेट कर लेगा, इसको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसके पास है, तो वो डायरेक्टली इधर से पूरा प्रोसेस फॉलो ना करके फॉर्मल वे में, तो वो यहाँ से जाएगा। भाई फॉर्मल एक तो होता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर, फॉर्मल का मतलब ऐसा भी हो सकता है, अगर इसको फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों कर सकते हैं। फॉर्मल में मतलब मेल इसको भेज दे, इन्फॉर्मेशन ले ले, या कॉल पे या जैसे भी करना, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इससे टाइम जो है वो हमारे पास बच जाता है, फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो जो वर्टिकल या हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है उसमें इस तरह का प्रोसेस नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है? तो ये डायरेक्टली जब हॉरिजॉन्टल कब इंप्लीमेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल इंप्लीमेंट किया जा रहा है जब कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है या कोई मीटिंग वगैरह होती है, वहां पे हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो किया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टली हर टाइम अप्रोच फॉलो करा जाएगा, हर चीज का अपना टाइम है। जब वर्टिकल है तो जब नॉर्मल वर्किंग हो रही है तो वर्टिकल या डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है? अपवर्ड या डाउनवर्ड में ही चलेंगे वे। और डायगोनल वाला भी जब हमारे पास मतलब ऑपरेशनल हो रहे हैं कोई, ठीक है, किसी काम को जो टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है रनिंग में, ऑपरेशनल में है, तो उस टाइम पे डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है दूसरी जगह। इसके बाद आते हैं हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, आपको जैसे वर्बल और नॉन वर्बल आप रीजनिंग पढ़ते हैं, सेम चीजें यहाँ पर है, कि वर्बल का मतलब जो हमारे पास कम्युनिकेट करी जाए, बोल के बेसिकली हम करते हैं वहाँ पे, ठीक है? और मतलब यहाँ पर जब हम वर्बल की बात कर रहे हैं तो दो तरह से हम बात कर रहे हैं, कि या तो स्पीकिंग, स्पोकन करके, या रिटन वर्ड में लिख के या बोल के करी जा रही है, ठीक है? तो गेट अवर मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस टू अदर पर्सन। इसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स है वो हमारे पास दिए गए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में एक है इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है हमारे पास जो है अलग अलग जगह जो है हमारे पास, जैसे बिटवीन की बात करते हैं हम,
ठीक है। और ये इंट्रापर्सनल मतलब विद इन की बात होती है, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, या एक ही टीम के अंदर जो बातें हो रही वो इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रही वो इंटरपर्सनल हो जाएगी। एक ग्रुप वर्बल डिस्कशन, जैसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, एक पब्लिक वर्बल कम्युनिकेशन होगा, एक मास वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे हमारे पास तीनों के तीनों, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे हम जो सेल्स वाले हैं, वो कहीं पे कोई उन्होंने सेल्स के लिए मीटिंग रखी है, वहां पे पब्लिक बुलाई है, जैसे नेता करते हैं, ठीक है, तो रैली वगैरह चलती है, वहां पे हमारे पास मास वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। पब्लिक होता है मतलब वो हमारे पास सेल्स में जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, उनको समझा रहे हैं वहां पे, या कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए बाहर से बंदे आए हैं उनको बता रहे हैं। ये सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं, ये बाहर के बंदे हैं उनसे कम्युनिकेट करा जा रहा है, मतलब 4-5 टीम आई है, उनको आप बता रहे हो कुछ, ये मास है। जैसे मान लिया यूट्यूब पे बता दिया हमने तो मास हो गया, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके से हमारे पास हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें जैसे एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, तो ओरल का मतलब केवल हमारे पास वर्बली होगा, ठीक है, यानी जो भी आइडियाज है, इंफॉर्मेशन है, जो भी आप शेयर करें वो हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कन्वर्जन होगा। उसमें टेलीफोनिक कन्वर्जन हो सकता है, स्पीच, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट, ये सब चलेगा, ठीक है। और फॉर्मल और रिटन का भी आपको बताया ही था किस तरीके से काम करते हैं। एक इनफॉर्मल है हमारे पास, तो इनफॉर्मल आपको बता दिया, इनफॉर्मल था हमारे पास। इनफॉर्मल में हमारे पास कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर वे में नहीं है, ये ग्रैप वाइन वगैरह वो है, ठीक है। अब आते हैं नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना वर्ड्स के या स्पोकन लैंग्वेज के आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है बेसिकली क्या है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, जो कम्युनिकेशन, यानी जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, रीजनिंग होती है ना, उसमें सिंबल्स के थ्रू हम चीजों को समझते हैं, वो नॉन वर्बल है। तो ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैरायटी ऑफ वेज है, जिसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी पोस्चर और पोजिशन वगैरह, या हमारे पास बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन का है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2023 में, जितना भी पढ़ाया उनके हर पेपर में एक क्वेश्चन इनमें से आया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से टाइप्स वगैरह क्या करने हैं, अभी हम इनमें जो मॉडल्स हैं वो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर ही प्रोसेस मॉडल आपको बताया कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, वो भी समझेंगे। तो इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं हम, ये वाला कम्युनिकेशन नहीं, एक कम्युनिकेशन बेसिकली इंग्लिश में या रीजनिंग में या कहीं भी जो होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में है, वो स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग, यानी योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बोथ योर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने से हमारे पास क्या बढ़ेगा, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। साइडर वर्क फ्लो, साइडर वर्क फ्लो का मतलब कम्युनिकेशन जो है एक टूल की तरह काम करता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने में, ठीक है। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो ये हमारे पास वर्क फ्लो का एक टूल होता है, या इन्फॉर्मेशन फ्लो का एक टूल है, ठीक है। इससे हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं, और हमें ये भी पता चल सकता है कि किसको क्या काउंसलिंग देनी है और कैसे काउंसलिंग करना है। कभी कभी किसी इंप्लॉय को कोई मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही, तो उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है, तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद कम्युनिकेशन के इसेंशियल टूल्स क्या है, तो देखो सबसे पहले टूल है कम्युनिकेशन का कि भाई लिसनिंग। सबसे पहले कोई भी चीज आपको सीखनी तो लर्निंग में भी सबसे पहले ये है लिसनिंग, ठीक है। हम बात भी करते हैं कि लर्निंग की, कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि लर्निंग तो हमेशा जिंदगी भर, जब से पैदा हुए तब से लेकर जब तक जिंदे रहेंगे, मरते टाइम तक कुछ ना कुछ हम लर्न ही करते हैं। तो लेकिन लर्निंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लिसनिंग। जो अच्छा लिसनर है वही अच्छा लर्नर हो सकता है, वही अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो पहला स्टेप है लिसनिंग, पहले आप दूसरे को सुनो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगी, और उसके बेसिस पे आप आगे डिसीजन ले सकते हो। तो लिसनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग ए गुड लिसनर, ठीक है। जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर ये भी है कि एक बंदा बोल रहा है तो बाकी शांति से उसको सुने, फिर दूसरा बोलेगा बाकी शांत रहेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे आजकल की टीवी न्यूज चैनलों पे आता रहता है कि सारे घिच पिच करे रहते हैं, वो बनाए रखते हैं ना, वह इसलिए बनाते हैं पब्लिक लड़ाई देखने के लिए, देखे जाए उनके चैनल, बात की काम की बात कोई करेंगे नहीं, ठीक है। बस वो उसकी लड़ाई एक साथ बोले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्या है, पहले एक बंदा बोलेगा बाकी शांत, फिर दूसरा करेगा लिसनिंग, ठीक है, वो सबसे जरूरी है पहले। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप केवल कोई बंदा बोल के बता रहा है उसी को ही मत रखो। कभी कभी जैसे मान लिया आप क्लास में भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट शर्मीले होते हैं, वो बोल नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर भी कितने स्टूडेंट हैं, तो कुछ ही स्टूडेंट डाउट पूछेंगे, बाकी तो शांत रहते हैं, किसी को कोई डाउट ही नहीं आता, तो वो कुछ शर्म भी करते हैं, ठीक है। तो भाई आपको अभी यहाँ डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट क्लास हो तो जब फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास होती है जैसे आपको भी, तो वहाँ पे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको समझना,
कि उसको कुछ चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि खाली आपको वर्बल में नहीं करना, नॉन वर्बल में भी रखना है। बॉडी लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल। कभी कभी क्या होता है, कोई एक बंदा तो पढ़ा रहा है, ठीक है, बता रहा है, पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे आगे वो जवाई ले रहे हैं, नींद आ रही है उनको, वो ये ध्यान ही नहीं लगा रहे, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अभी क्लास चल रही है, किसी ने जो है कान में वो लगा दिए, ईयरबड्स लगा दिए, और खाना भी बना रहा है घर पे, कि क्लास भी चल रही है, खाना भी बना, एक पन दो काज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सब काम चल रहे हैं भाई। तो क्रिएटिव बंदे होते हैं ऐसे भी, जो एक ही साथ मल्टीपल टास्क भी करते रहते हैं, तो वो भी क्रिएटिव है। ये भी सब नहीं कर सकते, वो होते हैं ना कि उनके जैसे भाई 10-10 माइंड हो जाते हैं, वो एक साथ 10-10 काम भी कर सकते हैं। तो वैसे भी चलता रहता है। अभी देखे हमने कुछ बच्चे ऐसे ही रहते हैं कि वो क्या करते हैं कि क्लास चल रही है, सर की क्लास ज्वाइन कर ली, ईयरबड्स लगा दिए, घर वालों का भी काम है, उनका प्रेशर है भाई, खाना बनाओ, अभी खाने का भी टाइम है, उसी टाइम पे खाना बनाना, बच्चे भी संभालने हैं, तो होता है। तो क्रिएटिव बच्चे ही कर पाते हैं ऐसा, वो भी करते रहते हैं साथ साथ सब काम। तो इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज द नॉन वर्बल सिग्नल, ठीक है, बीइंग डिस्प्ले बाय द अदर पर्सन, ठीक है। तो उसकी फीलिंग्स वगैरह वो आप वहां से नॉन वर्बल से समझ सकते हो। दूसरा है बी क्लियर एंड बी कंसर्न्स। तो जो भी आप बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, और कंसर्न्स का मतलब फालतू चीजें नहीं, जितनी मतलब एक आपको क्लियर मैसेज देना है और ब्रीफ में देना है, समझ में आ जाए। एक ही चीज को, ये नहीं कि न्यूज चैनल वालों की तरह 1 घंटे तक एक ही टॉपिक पे करेंगे, तो समझ में आ जाना चाहिए, सबको क्लियर और कंसाइज वे में रखना है। बी पर्सनेबल। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें किसी से, फेस टू फेस करें, तो फ्रेंडली टोन में करो, ठीक है, स्माइल करके करो, पर्सनल क्वेश्चंस भी आप पूछो, तो जिससे सामने वाले को लगे कि ये पर्सनल बंदा है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग को समझता है, ये सही तरह से। सेल्स वालों को तो खासकर ये बताया जाता है कि सबसे पहले सामने वाले के पास जाके क्या करना है, आपको ये लगा ऐसे बातें करनी है, आपको लगे कि ये तुमसे अच्छा, मतलब तुम्हारा पर्सनल, ये कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, ये तो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बातें करनी चाहिए। वैसे भी सबसे पोलाइट होकर बातें करो, पर्सनल बातें भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होती है, जो रिलेशनशिप होती है या जो कम्युनिकेशन चलता रहता है कंपनी का या क्लाइंट का, तो वो लॉन्ग वे में हमारे पास चलता रहेगा। तो ऐसे नहीं, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास एक बार हो गया फिर आगे नहीं रखना, ऐसे नहीं काम चलना है। तो पर्सनेबल लेके चलना चाहिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप किसी से बात करो, जो भी बातें कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है उस बारे में, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर बताओ, ठीक है। आपको कोई डाउट है या कुछ आपको सजेशन देना है कहीं भी, तो आप कॉन्फिडेंट होकर बताओ, घबराना नहीं। इम्पैथी भी होनी चाहिए, ठीक है भाई, आप किसी की फीलिंग्स हैं उनको भी समझना, दूसरे बंदे की, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड, सबको साथ में लेके चलना। किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग रखनी हो भाई, आप सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो टीम की तरह उसको रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, और फीडबैक भी रिसीव भी होनी चाहिए और गिव भी होनी चाहिए, देनी भी चाहिए बाद में। और फीडबैक जो है आपको रिसीव भी अपने लोअर लेवल से रिसीव करनी, अपर लेवल पे फीडबैक देनी है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भाई फिर करते हैं, कल की क्लास में पढ़ते हैं आगे की चीजें, आज इतना ही रखते हैं। और इससे रिलेटेड जो है अभी वीडियो अपलोड करेंगे हम, वहाँ पे बाद में कर देंगे वो, इनमें कोई डाउट हो किसी को वो पूछ लो, ठीक है। बाकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, उससे आप नोट्स का प्रिंट निकाल लेना, इसमें थ्योरेटिकल के इतने नोट्स कहाँ बनाते रहोगे, ठीक है। तो प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अच्छे से पढ़ लेना, इनके थ्योरेटिकल वालों के आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, बाकी कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो बेटा। सर, हाँ जितने भी बेटा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए थे, इसमें कभी ये आ सकता है कि बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है? जो देखो बेस्ट, सब मैं अभी आपको बताया ना कि अलग अलग जगह पे कहाँ पे कौन सी चीज का वो डिपेंड करता है, कहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा किस जगह, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता भाई। आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल कहाँ पे काम करेगा, वर्टिकल कहाँ पे काम करेगा। हॉरिजॉन्टल ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे मान लिया किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर आकर रोज आपको वो कर रहा है, तो वहाँ पे तो वर्टिकली चलेंगे, ठीक है। कहीं पे डायगोनल, तो सब सिचुएशन और वर्क प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उसमें पूरा भी हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उसी तरह के सारे मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, कहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन, इसके एग्जांपल, किस जगह कैसे कम्युनिकेशन काम करेंगे, ये सब आपको सब एक्सप्लेन करेंगे सब। तो उसमें पूरा दिखाया जाएगा, जैसे टीचर्स है टीचिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसा कम्युनिकेशन, यहाँ लिखे हुए है ना कि सिचुएशन बेस है, कि आप ये नहीं बता सकते किसको कहाँ, सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन के बेसिस पे हमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हमें क्या नीड है, क्यों कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन, उससे क्या क्या इफेक्ट है, एडवांटेज वगैरह, ये सारी चीजें हमने बात करी थी। अब देखो कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उससे कुछ रुकावटें भी आती हैं उसमें करने की। जैसे हमने कहा था कि भाई लिसनिंग होनी चाहिए उसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इसेंशियल चीजें हैं। उससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, गिव वो इन्फॉर्मेशन गिव और रिसीव का होता है, वर्क फ्लो बढ़ जाता है हमारे पास, और काउंसलिंग वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बैरियर्स हैं। बैरियर्स का मतलब है यहाँ पर हमारे पास की जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो उन रुकावटों को कैसे दूर करेंगे फिर हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इसने लिखा कि क्या, भाई मैं हटा दूंगा फिर इन्हें क्लास से फिर कहेंगे। तो देखो जैसे मान लिया किसी की भी चीज का कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में जो है बातचीत होनी, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जानी है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन क्या आता है बैरियर, वो आता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज का इशू है।
सबसे मेन इशू क्या है, लैंग्वेज का इशू है। लैंग्वेज का इशू कैसे, जैसे मान लिया हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा है साउथ का बच्चा, उसको हिंदी नहीं आती, या वेस्ट का बंदा उसको हिंदी नहीं आती, किसी को बंगाली आती है, किसी को तेलुगु आती है, इस तरह की, तो वो जो है हम कितना भी अच्छा पढ़ा ले नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखने के लिए सबसे जरूरी है कि जो लिसनर है और जो स्पीकर है, दोनों की लैंग्वेज जो है वो सेम हो, वो दोनों लैंग्वेज एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाए। ठीक है, अगर लैंग्वेज सही नहीं होगी, कोई कितना भी अच्छा भाषण दे ले, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है, तो बेकार ही है वो। ठीक है, उसके लिए तो जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। जैसे ये होते हैं कि अनपढ़ है जो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, जैसे रिटन में कहते हैं कि अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसे ही अगर मान लिया कोई आप वीडियो देखने लगो यूट्यूब पे, उसमें बहुत अच्छा समझाया हुआ है, लेकिन वो चाइनीज में या जापानीज लैंग्वेज में है, तो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जापानीज और चाइनीज वालों को आ रही है, वहां पे जिनको वो आती है। तो सबसे मेन बैरियर क्या है, लैंग्वेज का। तो यही सबसे वो हो गया पहला। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर और कल्चरल बैरियर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब स्पोकन की बात आती है या हमारे पास रिटन में बात आती है, तो वहां पर लैंग्वेज का इशू होता है। तो पहली चीज हमारे पास यहाँ पे जैसे लिखी कि द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसमें रुकावटें पैदा करता है। तो लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे मेन चीज लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज के हमारे पास क्या क्या पार्ट होते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग। तो लिसनर को लिसनिंग ही नहीं समझ में आएगी, वहां पे पहला पार्ट होता है लिसनिंग। दूसरा पार्ट होता है हमारे पास लैंग्वेज का स्पीकिंग, कि भाई जब वो हमारे पास सुनेगा उसके बाद वो स्पीक या कोई फीडबैक देगा। तीसरा हमारे पास रीडिंग का होता है, और चौथा हमारे पास जो है वो रिटन का होता है। किसी भी लैंग्वेज के हमारे पास जो है ये चार पार्ट होते हैं, चार स्टेप्स में हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हमारे पास होते हैं। तो पहला ही स्टेप रुक जाएगा वहां पर अगर लैंग्वेज में गैप होगा वहां पर। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज। तो द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज इट्स ओन लैंग्वेज, जैसे अलग अलग मेजर रीजन हो गया, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट, इंडिया के अंदर ही अलग अलग रीजन में अगर हम जाएं तो वहां पे अलग अलग लैंग्वेज है, और सब बंदे जो है दूसरे रीजन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे बैरियर का काम करता है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है हमारे पास, देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जैसे मान लिया कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई मीटिंग चल रही है वहां पे, लेकिन कोई बंदा जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है या मेंटली डिस्टर्ब है, उसका वहां पे मीटिंग में मन नहीं है, मन कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो वहां पे सही तरीके से इफेक्टिव वे में अपने इनपुट नहीं दे पाएगा। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। मतलब आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए, साथ में जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कोई आपकी मीटिंग चल रही, कॉन्फ्रेंस चल रही, तो उसमें आपको पूरी तरीके से वहां पे मेंटली और फिजिकली अटेंड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको केवल फिजिकली अटेंड कर रहे हैं, मेंटली अटेंड नहीं कर पा रहे, तो मेंटली डिस्टर्ब अगर है, कुछ इश्यूज हैं, तो वो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जैसे कोई स्टेज का फियर हो जाता है। मान लिया आपको कहा गया कि आप खड़े होकर कुछ बताइए वहां पे स्टेज पे जाके, तो किसी बंदे को स्टेज पे वो बैठ के बता रहा है वहां पे, लेकिन स्टेज पे जाके या खड़े होकर बताने में उसको घबराहट होती है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाएगा। फिर है स्पीच डिसऑर्डर या फोबिया होना या डिप्रेशन होना, ये सब क्या है, ये हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में। ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स एंड विल मोस्ट सर्टेनली लिमिट द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। और ये चीजें कैसे हम इन चीजों पे ओवरकम करेंगे यहाँ से, तो इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो है ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाएंगी यहाँ पर। और ये इश्यूज होते हैं बहुतों को, कोई रिटन में बहुत अच्छी चीजें बता पाता है, ठीक है, लेकिन वो बोलने में या स्टेज पे जाके या भीड़ में बोलने पे या कोई मीटिंग हो रही है वहां पे बोलने में उसको घबराहट होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है वहाँ पे, ये हिमानी कृष्ण की क्लास में आती है तभी। कैमरा भी ऑन, हाँ भाई। ठीक है, सर रोटी खाए हुए हैं। खा लो वो भी 2 से आगे की चलती और चावल खा लो तो बोली। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इमोशनल बैरियर। तो इमोशनल आईक्यू ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन द ईज एंड कंफर्ट विद विच दे कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी से इमोशनली भी जुड़े होते हैं। देखो आपने देखा होगा जैसे कुछ बच्चे होते हैं, तो बच्चे घर पे तो बहुत बोलते हैं, शरारत भी करते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं पीटीएम में तो पता चलता है ये बोलता ही नहीं है, वहां पे शांति बैठा रहता है। ठीक है, तो इस तरह के भी इश्यूज हो जाते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बोलता, स्कूल में अपने यार दोस्तों से भी शांत बैठा रहता है, मैडम कुछ पूछती है तो वहां पर भी बिल्कुल शांत रहता है। तो कुछ इमोशनल इश्यूज भी हो जाते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है वहां पे उसको कोई फोबिया हो रहा है, ये हो रहा है, कभी कभी इमोशनली भी हो जाते हैं कुछ। जैसे घर पे तो वो इमोशनली जुड़ा हुआ है अपने पेरेंट्स से, तो वहां पे बात करता है, लेकिन कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहा है या कोई आ जाता है घर पे तो तब शांत हो जाता है, इस तरह के। तो वो भी हमारे पास जो है एक बैरियर का काम कर रहा है। तो who can emotionally mature will be able to communicate effectively. On the other hand, people who let their emotion टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो जो मैच्योर है इमोशनली वो तो अच्छी तरीके से जो है कम्युनिकेट कर पाता है, जो नहीं है वो नहीं कर पाता, उसको कुछ डिफिकल्टीज आती है। नेक्स्ट होता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ अभी आपसे, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इस क्लास में आज बहुत ज्यादा फिजिकल बैरियर हो रहा है।
ठीक है। क्या हो रहा, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ऐप में ज्वाइन करते थे वहां पे ऑप्शन था ऑटोमेटिकली आप म्यूट रहते थे, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली बंद रहता था। अभी आप जूम से अलग से ज्वाइन कर रहे थे, जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका माइक ऑन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, और पीछे बैकग्राउंड की वॉइस आ रही है। तो ये जो पीछे की बैकग्राउंड की वॉइस है, क्या है, डिस्टर्बेंस हो रही है, फिजिकल बैरियर हो गया एक तरह से, ठीक है। या जैसे मान लिया फैन की वॉइस आ जाती है, कोई हम यहाँ पे भी क्लास ले रहे, कोई दरवाजे से आ गया, अंदर आ गया, कोई बच्चे आ गए, या पीछे से कोई बोल रहा है, कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, फिजिकल बैरियर। ये तो ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही, ऑफलाइन में भी हो जाए, कोई मीटिंग चल रही, मीटिंग में भी ऐसे ही हो सकती है, कुछ नॉइस आनी, कोई बाहर से कोई जा रहा, मान लिया क्लास चल रही है, कोई मीटिंग हो रही, रास्ते में कोई वो आ गया, रैली सी निकलने लगी, ठीक है, कोई बारात जा रही है किसी की, तो गाड़ियों की आवाज होगी, इस तरह के जो हो गए वो सारे के सारे क्या है हमारे पास फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर के अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरह का कल्चर होता है सब जगह, ठीक है। तो भाई अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो वहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको दूसरी जगह के कुछ कल्चर को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर जैसे ड्रेसिंग है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रेसिंग हो गया, रिलीजन हो गया, फूड हो गया, ड्रिंकिंग, वैसे ये सब अलग अलग जगह जो है कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं कर पाता, कभी कभी कोई अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा पाता वहां पे, कि भाई कहीं जा रहे हैं, मान लिया आप घूमने चले गए, ठीक है, कहीं बाहर ब्राजील वगैरह इधर उधर, या मान लिया कोई गांव के बंदे हैं इधर यूपी वगैरह के, तो वो गोवा घूमने चले गए, बीच पे वहां देख रहे कि ऐसे ही छोटे छोटे कपड़ों में घूम रहे सब, तो उनको कभी आदत ही नहीं, तो वो अलग तरह का फील करेंगे। या कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे मान लिया वो खाना खाते हैं, वेज खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं, कहीं चले गए वहां पे उस तरह का खाना नहीं मिल रहा, तो खाने के लिए परेशान। तो ऐसी जो है बेसिकली उनका कम्युनिकेशन भी और बात करने का वो भी, क्योंकि पहले मेंटली चेंज हो जाती है कुछ चीजें, अगर अलग जाके तो आपको मेंटली जब चेंज हो जाएगा दिमाग में, तो फिर कम्युनिकेशन में भी चेंज हो जाएगा, बात करना। कम्युनिकेशन हमने बताया था खाली बात करने से ही नहीं है, वो लिखने से, आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, हर तरीके से होता है। तो आपको अगर सब जगह जाना है तो सबकी तरह से क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे मान लिया यहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम करें, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही जगह हो, आपका ट्रांसफर कहीं भी, जैसे मान लिया केवीएस में पूरी इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर हो रहा कहीं भी, तो आपको वहां के कल्चर में एडजस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको एडजस्ट करके आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं बाहर जा रहे तो वहां के अकॉर्डिंग, तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, तभी सक्सेस होंगे। ये नहीं कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए उसमें फिर काफी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, हर जगह कंफर्टेबल नहीं हो पाते। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारे पास 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट करते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो उसके मेन बेसिक्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के बेसिक्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो 7 सीज क्या है कम्युनिकेशन के। सबसे पहली चीज है क्लियर। जो भी बात आप सामने वाले से कर रहे हैं, जो भी, तो आपको क्या करना हो, वो आपका गोल या मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं ऐसी घुमा फिरा के बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले को समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो कम्युनिकेशन किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन, आप क्या कहना चाह रहे हैं वही सबसे मेन चीज है। आप देख रहे हैं जैसे अभी इलेक्शन चल रहे थे, तो बीजेपी वाले इतना बार बार तीसरी बार जीत गए यहाँ पे, तो कारण क्या है, मोदी जी ने जो है बेसिकली कम्युनिकेशन रखा, ठीक है। बहुत ज्यादा जहां जाते थे वहां के लोगों के चाहे कुछ भी ना हो, उनके जैसी ही बात करना, ये करना, सब मतलब जो भी कहते थे सामने वाले को लगता था भाई यही है अपना, ये अपने जैसी बातें कर रहा, उन्हीं की तरह की बातें करना, उन्हीं की तरह जहां रैली करने जा रहे हैं उसी की तरह की वेशभूषा कर लेना, उस तरह से था। पहले कांग्रेस वाले करते नहीं थे, इस बार राहुल गांधी ने भी किया उस तरह से। मैच्योर होना, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इमोशनली मैच्योर होना, फिजिकली मैच्योर होना, तो उसको भी फायदा हुआ वहां पे। तो ये कहीं आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। और इसका सबसे मेन चीज है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से कहना, कैसे कहना, तो वो हमें ये नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग कहें, हम सामने वाले को देखेंगे हमारा ऑडियंस क्या है, ठीक है। ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। हर जगह एक फॉर्मूला नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले या तरीका जो है वो चेंज करना पड़ेगा ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो व्हेन राइटिंग और स्पीकिंग टू समवन, बी क्लियर अबाउट योर गोल और मैसेज, व्हाट इज योर पर्पज इन कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। आप किसी से किस पर्पज के लिए कैसे बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्लियर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से बात कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वोंट बी श्योर आइदर, ठीक है। दूसरी चीज है कंसाइंस होना है, मतलब अपनी बातों को बिल्कुल ब्रीफ में, संक्षिप्त में समझा देना, ठीक है। टाइम लिमिट, जैसे मान लिया कोई मीटिंग हो रही है, वहां पे ये नहीं कि मीटिंग में 50 बंदे बैठे, सबको 2-2 मिनट बोलने का टाइम है, तो आप वहां पे पूरी डिटेल में बातें करने, आपको 2 मिनट में जो कहना है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे डिबेट होती है, मिला हुआ है आपको टाइम, मिला हुआ कि आपको 2 मिनट में ही क्लियर करना है चीजें, ठीक है। एग्जाम में भी होते हैं कि भाई आपको मैक्सिमम इतने टाइम में, आपको इतने वर्ड्स में लिखनी है अपनी चीजें, तो आपको गागर में सागर वाली बात होती है, जो उसी तरीके से करना है कि कम शब्दों में ज्यादा कहना, ठीक है। तो व्हेन यू आर कंसाइज इन योर कम्युनिकेशन, यू स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। आपको टू द पॉइंट रहना है और ब्रीफ में रखना है चीजों को।
ठीक है, क्योंकि योर ऑडियंस डज नॉट वांट टू रीड 6 सेंटेंस व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3। यानी अगर आप किसी चीज को 3 सब वो सेंटेंस में कह सकते हो तो आपको 6 कहने की कोई जरूरत नहीं। आप देखते हो इसी तरह पहले तो बड़ी बड़ी वीडियो आती थी, फिर छोटी वीडियो होगी, नहीं पहले 1-1 घंटे की वीडियो आती थी यूट्यूब पे, फिर होगी नहीं भाई 20 मिनट की, फिर 15 मिनट की, 5 मिनट की, अब रील्स ही चल रही है 30-30 सेकंड में। ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड में खत्म करो, 1 मिनट में खत्म करो, जो भी आपको समझाना है रील्स में 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम दिया हुआ तो रील्स चले जाती हैं, शॉर्ट्स चले जाते हैं। तो वही यहाँ पे है कि मतलब आपको ब्रीफ में चीजें क्लियर करनी है वहां पे। फिर एक कंक्रीट, यानी आप जो कहना चाह रहे हैं आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑडियंस को क्लियरली समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, देखो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला था, ये वाला था कि हमारे पास जो गोल है, हम जो मैसेज वो क्लियर हो, और यहाँ पर कहा है कि वो बिल्कुल सॉलिड हो। क्लियर तो है ही, ये होना चाहिए, लेकिन क्लियर क्या चीज होनी चाहिए, जो उसके काम की चीज है वो मिलनी चाहिए, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करे, टू द पॉइंट वहीं पे पहुंचे, यानी जिस पॉइंट को आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपका टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन योर मैसेज इज सॉलिड या कंक्रीट, देन योर ऑडियंस हैज ए क्लियर पिक्चर ऑफ दैट यू आर टेलिंग देम। देयर आर डिटेल बट नॉट टू मैनी एंड विविड, मतलब फैक्ट्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताना है जैसे वहां पे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है जिस चीजें के बारे में, मतलब ब्रीफ भी रखना, और आपको उस मुद्दे पे बात करनी जब आप गए हैं, जिस बारे में बात करें उस टाइम पे कौन सी चीज, जैसे सबसे मेन ज्वेलेंट फैक्ट्स होते हैं, व्यूअर फैक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे आप देखते हैं कि मान लिया कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो ये सजेस्ट किया जाता है जो सा टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा उसी टॉपिक पे रखें। ठीक है, तो वही वाली बात है, मान लिया आप किसी मीटिंग में गए हैं या कहीं पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर मेन क्या, जो ऑडियंस है, ऑडियंस की नीड समझ लो सबसे पहले, उसकी नीड क्या है, उस नीड पे टू द पॉइंट आप टारगेट करो। ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा फालतू की चीजें नहीं वो करनी पड़ेंगी, इधर उधर की बातें बतानी। अगर आपको सामने वाले की नीड पता चल गई कि उसकी क्या नीड है, तो नीड के अकॉर्डिंग आप उसी पॉइंट पे बात करेंगे वहां पे। ठीक है, देन लेसर लाइक फोकस, उसी पे फोकस करना, तो आपका मैसेज क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम, करेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन, जो है करेक्ट होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि एरर हो उसमें, कुछ आपने बता दी तो बाद में पता चले तो झूठ बोल दिया, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो आपको एरर फ्री चीजें और बिल्कुल ट्रूली चीजें बतानी चाहिए वहां पे। उसके बाद है कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब सुसंगत है, मतलब लॉजिकल होना चाहिए आपका, जो भी आप बता रहे हैं चीजें वो आलतू फालतू इधर जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जैसे आजकल अभी नीट का रिजल्ट आया है, तो नीट के रिजल्ट में सबसे ज्यादा हंगामे इसीलिए हो रहे हैं, उन्होंने भी पता नहीं क्यों फालतू के अपने पैर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया कि 720 में से नंबर दे दिए 718 719 ऐसे नंबर आ गए। तो ये 718 719 को लेके ही बवाल मचा हुआ है कि कैसे आगे भाई, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मैक्सिमम 720 नंबर आते हैं, या तो 720 आएंगे या किसी का एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग 1 नंबर और कट जाएगा। ठीक है, या उसने अटेम्प्ट ही नहीं करा तो उसके 716 होने चाहिए, और अगर अटेम्प्ट करके गलत हुआ तो 715 आने चाहिए। ठीक है, उस तरीके से, तो मतलब 716 के बाद सीधा 720 ही हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकते, ये कैसे आ गए वहां पे। तो यहाँ पे रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हुई है निकालने की, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक मतलब यही है कि हमारे पास कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा, उसका लॉजिकल एरर आ रही है। अब वहां पे एंटी कह रहा है कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग दे दिया, कि किसी का टाइम वेस्ट हो गया एग्जाम में, तो टाइम वेस्ट कैसे हो गया, वो तुमने कैसे मेजर कर लिया कि टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, टाइम तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता है ये। तो वो सारी चीजें जो है वहां पर देखी जा रही है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ लिख दिया भेज दिया और उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे कोई मीटिंग चल रही, कॉन्फ्रेंस चल रही, उसमें पूछा गया सब अपने व्यू बताएं, और आप ऐसे व्यू बता रहे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं, सर पैर की बातें ही नहीं। ठीक है, बात तो चल रही किसी पॉइंट पे, आपने कोई दूसरा पॉइंट उठा लिया वहां से, तो जिस टॉपिक पे एक बातें चल रही उस टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए वहां पे। तो ऑल पॉइंट आर कनेक्टेड एंड रिलीवेंट टू द मेन टॉपिक। ठीक है, जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसी से रखो, बात चल रही किसी और की, आप कोई दूसरा टॉपिक लेके आ गए वहां पे, तो वो रिलीवेंट ही नहीं, वहां पे उसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपका जो है फ्लो ऑफ टेक्स्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, यानी आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो ऑडियंस की नीड है वो आप समझ गए। ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी सोल्यूशन आपको देना, जो एक्शन आप ले रहे वो क्लियर आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद 7th सी है हमारे पास कि आप जब भी किसी से बात करें तो बिल्कुल विनर में होकर, पोलाइट होकर करना, फ्रेंडली, ओपन और ऑनेस्ट। ठीक है, तो भाई सबसे मेन है कि आपको पोलाइट रहना है, फ्रेंडली रहना है, ओपन रहना है, बिल्कुल खुल के बातें करनी, कोई छुपा के बातें नहीं करनी, ऑनेस्ट रहना है, तो कोई हिडन चीजें नहीं होनी चाहिए। हिडन इंसल्ट कर रहे, कोई पैसिव एग्रेसिव टोन में आप बात कर रहे हो, तो वो जो है फिर जो सामने वाला है उसको कभी कभी माइंड कर जाती है। ठीक है, तो वहां से फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, आगे आपका जो वो हो रही थी मीटिंग उसका वो नहीं रहेगा, रिजल्ट सही नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई आप जब भी बात कर रहे हैं तो पोलाइटली, ऑनेस्टली और ओपनली बात करें यहाँ पे। तो ये है हमारे पास 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस मॉडल पढ़ा था। कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल में आपको 3 चीजें बताई थी, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन मॉडल की, 3 मेन पार्ट क्या क्या होते हैं।
सर वो सेंडर रिसीवर और मैसेज। हाँ, पहला एक है हमारे पास सेंडर और दूसरा हमारे पास रिसीवर, ठीक है, और एक हमारे पास मैसेज, ठीक है। जो रिसीवर को मिलता है वो मैसेज, सेंडर जो है एनकोड करके भेजता है और रिसीवर इसको क्या करता है, डिकोड करता है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल का फ्लो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि किस तरह से कम्युनिकेशन हमारे पास फ्लो करता है, जो हमने यहाँ पे देखा था, यही वाला लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा था ये, ठीक है, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल कैसे काम करता है। इसमें सेंडर था और रिसीवर था और मैसेज हमारे पास फ्लो कर रहा था। कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं, वो हमने पढ़े थे आज, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन था उसमें था कि टाइम के बारे में इसमें कोई वो नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। अब ये प्रोसेस मॉडल है कुछ, उनके बारे में हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल है हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। फर्स्ट मॉडल का नाम क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल, कम्युनिकेशन के। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम पिछली क्लास में एक बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा भाई हमारे पास कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा, कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या रखें, या वो जो है हमारे पास मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो वो हमने बताया था जैसे डिपेंड करता है सिचुएशन बेस पे। अब वो सिचुएशन हम कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे किस तरह का हमारे पास कम्युनिकेशन यूज करना है हमें, तो वो हम हमें बताएंगे ये मॉडल, ठीक है। किस सिचुएशन को हम कैसे रीड करेंगे, सिचुएशन को कैसे समझेंगे, केस स्टडी बेस समझना है हमें उसको। तो देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहले ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये क्या कहता है, मॉडल मतलब एक फ्रेम है, एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग करते हो, समझते हो उसके बारे में, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ऑल पर्सन आर एंगेज्ड। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, कि जहां पर सारे के सारे पर्सन कम्युनिकेशन में एंगेज्ड हों इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी सबको, सारे के सारे एक साथ मैसेज भेज भी सके और रिसीव भी कर सके, इस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पर सभी पार्टिसिपेंट्स एक साथ मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। दिस सेंडर एंड रिसीवर ईच टेक टर्न टू सेंड और रिसीव मैसेज, ठीक है, कि सबका टर्न आ रहा है, सेंडर का भी रिसीवर का भी, सब के पास मतलब इक्वल वो है, हमारे पास परमिशन है, इक्वल परमिशन है सबके पास, ठीक है। तो इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन, ठीक है, इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल में हमारे पास कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, इन विच देयर इज एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे क्लास चल रही है, तो क्लास में सभी को परमिशन है, सभी मैसेज भी भेज सकते हैं, अपना माइक ऑन करके डाउट भी पूछ सकते हैं, और हम भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे वेबिनार होता है, वेबिनार में क्या होता है, वेबिनार में जो होस्ट होता है केवल होस्ट बोल रहा है, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो चैट कर रहे हैं बस, या जिनको परमिशन दी जाएगी वही बोलेगा, सब नहीं बोल सकते। माइक ऑन करने की परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पे रेज हैंड करेंगे तभी होगा, यहाँ पे परमिशन की जरूरत नहीं है आपको। आपको जब बोलना है आप अपना माइक ऑन करें, आप बोल सकते हैं। लेकिन वेबिनार में क्या करना पड़ता है, हैंड रेज करेंगे, होस्ट आपका माइक ऑन करेगा, होस्ट के पास कंट्रोल रहेगा, तब वो करेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, इंटरेक्टिव वे होता है, जैसे एक कॉन्फ्रेंस चल रही, मीटिंग चल रही, तो सब वहां पे कर सकते हैं, या एक क्लासरूम है, क्लासरूम में इंटरेक्टिव, हम कहते हैं कि इंटरेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, तो वहां पर क्या है, सभी बच्चे जो है इजीली अपने डाउट्स पूछ सके, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होगी एंड ईच पर्सन इज अफेक्टिंग ईच अदर। तो दिस मॉडल बिलीव दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। जो भी बातें कर रहे हैं उसका कंटिन्यूअस फीडबैक भी मिलता रहे। तो द मॉडल इज मोस्टली यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये मॉडल कहाँ यूज होता है, इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में, रिपोर्टिंग में, एंड ऑल्सो कॉल्ड ए सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल का दूसरा नाम क्या है, सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको हम डायनेमिक प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और जो हमारे पास सेंडर रिसीवर सब जो है साइमल्टेनियसली अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये पहला मॉडल हो गया ट्रांजैक्शनल मॉडल। दूसरे मॉडल की बात करते हैं इसके बाद हम, यहाँ पर हमारे पास सेकंड मॉडल है इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल या कन्वर्जेंस मॉडल, ठीक है, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जेंस मॉडल। जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल का दूसरा नाम था सर्कुलर मॉडल, इंटरैक्शनल मॉडल का दूसरा नाम है कन्वर्जेंस मॉडल। इज सिमिलर टू ट्रांजैक्शनल मॉडल एज दे आर बोथ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांजैक्शनल में भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट अल्टरनेट पोजिशन एज सेंडर एंड रिसीवर। मेन क्या है इसके अंदर, यहाँ पर जो है अल्टरनेट पोजीशन होती है सेंडर और रिसीवर की, वहां पे साइमल्टेनियसली चल रहे थे, ठीक है, वहां पर साइमल्टेनियसली हो रही थी, हमारे पास सेंडर और रिसीवर जो है साइमल्टेनियसली सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट होता है। तो अभी कोई सेंडर होगा तो वो सेंडर का काम करेगा, जब रिसीवर होगा तो रिसीवर का काम, जब सेंडर है तो उस टाइम पे रिसीवर नहीं होगी, जब रिसीवर है तो उस टाइम पे सेंडर का काम नहीं होगा। तो द इंटरेक्शनल मॉडल फोकस मोर ऑन इंटरेक्शन एंड लेस ऑन मैसेज। इट टेक्स फिजिकल यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट।
ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो जहां पर सब एक साथ बोल सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं सारे के सारे एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास ट्रांजेक्शनल। जहां वन बाय वन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रेयर हो रही है, तो प्रेयर हो रही तो सारे बच्चे, टीचर्स या राष्ट्रगान हो रहा तो सब बोल रहे हैं एक साथ, सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ट्रांजेक्शनल। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, जैसे कोई डिबेट हो रही है, तो डिबेट में क्या है, पहले एक बात करेगा, फिर वो रुकेगा, फिर दूसरा करेगा। ठीक है, वो उसका आंसर देगा, तो उस तरीके से चलता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, तो वहां पर सभी के सभी जो है एक साथ ही मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, उसी टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांजेक्शनल हो जाता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मॉडल। हॉरिजॉन्टल मॉडल का दूसरा नाम है लेटरल मॉडल। इसके अंदर क्या है, ऑफ कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। जैसे हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, सेम है कि सारे के सारे सेम लेवल पे काम करेंगे, सब जितने भी कलीग्स होंगे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल वे में दोनों हो सकता है। सबऑर्डिनेट जो है अंडर द सेम बॉस, ठीक है, तो टू सबऑर्डिनेट अंडर द सेम बॉस, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होगा। एक वर्टिकल बताया था, वहां पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो ऐसा होता है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह एक ही लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मीटिंग हो रही है जिसमें सभी बोल सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं। एक होता है लीनियर मॉडल, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन, इसमें वन वे कम्युनिकेशन है। एक ने ऑर्डर दिए, बताया ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस दी, सामने वाला सुन के उसको फॉलो करना है बस। ठीक है, यहाँ पे वो फीडबैक नहीं जा रही इसमें। तो दिस मॉडल गिव्स इंपोर्टेंस टू द कम्युनिकेटर एंड हिज हर मैसेज। तो मतलब मैसेज, एक जो स्पीकर है उसने मैसेज दिया, उसकी फीडबैक नहीं आ रही वहां पर। ठीक है, तो उस मैसेज को फिर जैसे ऑर्डर की बात हमने करी या इंस्ट्रक्शंस की बात करी, वो फॉलो कर ली, उसके बाद चले गए। ठीक है, तो दिस मॉडल हैड हेल्प टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग सोशल साइंटिस्ट एंगेज्ड इन कम्युनिकेशन थ्योरी। तो दिस मॉडल आर वाज यूजफुल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है नेता आके अपनी बातें बता के चला जाता है, बस खत्म। कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है, सिंबोलिज्म हो रहा है, तो द मॉडल आल्सो एज्यूम द कम्युनिकेटर विशेस टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटर है, मतलब सेंडर है, वो रिसीवर को इन्फ्लुएंस कर रहा है बस। ठीक है, तो वहां से वो उसके फीडबैक नहीं लेके आ रहा, अपनी बातें कह के चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके मॉडल हो गए। सर एक डाउट है मुझे। हाँ पूछो बेटा। ये सर जैसे कोई अगर मैसेज किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो हायर अथॉरिटी हाँ बोलो बेटा। क्लास वाले में पॉलिटिकल होता है, प्रोपेगेंडा वगैरह देते हैं, तो हाँ वहाँ पे अगर जैसे किसी को बोलना हो तो वो अपनी बात बोल भी सकता है। जनरली नहीं बोलता, लेकिन कोई ऑडियंस में से खड़ा होकर बोल भी सकता है। लेकिन कॉन्ट्रेरी अगर किसी कंपनी में या किसी स्कूल में अगर टीचर कोई रूल बना देते हैं, तो हाँ वो टीचर्स को, प्रिंसिपल कोई रूल बना दिए तो वो टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। हाँ तो उस केस में टीचर्स कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। तो हाँ सर दोनों ही एग्जाम्पल माने जाएंगे या वन वे में? बिकॉज सेकंड वाले का तो ऑडियंस का जो भी रिसीवर है हाँ उनका तो कोई रोल नहीं है, तो फिर हाँ, तो वो इसी में ही आएगा फिर हमारे पास लीनियर मॉडल में। ठीक है, जहां पर केवल रिसीवर जो है वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, या जो उसको बताया उसने सुन लिया, फीडबैक नहीं दी, उसका रिवर्ट नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे वन वे ही चल रहा, केवल एक सेंडर है, सेंडर ही वो मैसेज का मतलब बोल के ही नहीं है, वो रिटन में भी हो सकता है ऑर्डर, क्योंकि कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकते हैं, रिटन भी, ओरल भी, फॉर्मल इनफॉर्मल, सब तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो जहां से केवल इनपुट आ रहा है, अब वापिस उसका फीडबैक नहीं जा रहा है, तो वो सब लीनियर में ही रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल रिलेटेड जितना भी होगा वो सारा लीनियर ही है, कैसे नहीं भी कुछ भी सारा हो। नहीं, जहां पे वापिस फीडबैक दिया जा रहा है, ऑडियंस के लिए जो है। जो ऑडियंस मान लिया अगर फीडबैक दे रही, कम्युनिकेशन हो रहा है टू वे, तो वो हमारे पास लीनियर में नहीं आएगा, वो हमारे पास इसमें चला जाएगा इंटरेक्शनल में। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो जी सर। इंटरेक्शनल में जाएगा और ट्रांजेक्शनल में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनल में तो एक ही टाइम पे होता है, सब कम्युनिकेट जी कर सकते हैं, तो बराबर की तो वहां पे वो मिली हुई नहीं कि एक ही साथ करे, तो वो इंटरेक्शनल में चला जाएगा अगर फीडबैक आ रहा है। अगर फीडबैक नहीं आएगा, वो कहीं भी हो किसी भी तरह का, तो वो इसमें, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब कि जैसे भाई जो ऑर्डर दे दिया उसी को सबको फॉलो करना, या जैसे कोई नेता आया कहीं रैली करके चला गया, तो वो अपने भाषण दिए और चला गया, तो ऑडियंस तो कुछ बोल नहीं रही, तो उस केस की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। आज के क्वेश्चंस आपने करे होंगे, सबके सारे क्वेश्चन सही हो गए थे ना? है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन रहा भी है या नहीं, ये समझ में है? सबके 5 में से 5 आए? नहीं सर, मेरे 4 आए। अच्छा सर वो रिटर्न वो था, रिटर्न फॉर्म को मैंने उसमें ओरल वाला जो था उसमें मिस्टेक हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, चलो कोई ओरल फॉर्म कम्युनिकेशन। नहीं, अब बात सर करते हैं उसमें लिखा हुआ था कि वर्बल कम्युनिकेशन। कौन से वाले में, यहाँ पे होगा वो भी। ये सर वर्बल कम्युनिकेशन कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, तो उसमें था कि ओरल होगा वर्बल में। अच्छा ये पोस्ट वाला क्वेश्चन है। वर्बल इंटरचेंज वाला है। हाँ, यस तो सर। कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए, उसका आंसर कम्युनिकेशन होगा, है? ओके। ये वाला कह रहे हो ना? चलो अभी डिस्कस करते हैं वन बाई वन सारे क्वेश्चन। जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इसमें कहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन उद्देश्य, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही हो गया ये क्वेश्चन। तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए इसमें?
शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कन्वे मैसेज। भाई गॉसिप को प्रमोट करना तो है नहीं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना और मैसेज कन्वे करना, ये हो गया हमारे पास। हायरार्की को इंक्रीज करना या ब्यूरोक्रेसी को इंक्रीज करना, ये भी नहीं, या टीम कोलैबोरेशन को कम करना, डिस्करेज करना, ये भी नहीं आंसर होगा। तो सिंपल एक ही यहाँ पे समझ आ रहा है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर है इसका एक ही कि हमारे पास मेन कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है या फंक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और क्या हो गया दूसरा हमारे पास मैसेज कन्वे करना, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ए टीचर डिसाइड टू फॉर्म 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एक टीचर ने क्लास में 6 ग्रुप बनाए स्टूडेंट्स के, ठीक है, एंड असाइन ए सब थीम टू ईच ग्रुप, हर ग्रुप को एक थीम दे दी, कुछ काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया एक तरह से, फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बेस्ट डिस्क्राइब हिज हर स्टडीज जी इन दिस रिगार्ड। तो क्या होगा भाई इसमें बताओ, ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा, इनके वो इंटरेक्शनल मॉडल चलेगा, हॉरिजॉन्टल या लीनियर। देखो यहाँ पे समझना, हॉरिजॉन्टल। 6 ग्रुप है हमारे पास, और 6 ग्रुप में हर ग्रुप को एक थीम दी गई है। अब मान लिया 6 ग्रुप बनाए, उसमें हर ग्रुप में मान लिया 5-5 स्टूडेंट है। अब वो 5 स्टूडेंट एक थीम पे या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो 5 स्टूडेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन से मॉडल से कम्युनिकेट करेंगे, ये बताइए। इंटरेक्शनल। इंटरेक्शनल मॉडल से, अच्छा, इंटरेक्शनल मॉडल का मतलब सर सेम लेवल पे तो सर पांचवा चैप्टर हॉरिजॉन्टल इंग्लिश होगा ना। हॉरिजॉन्टल रहेगा। सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सही है, टू ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं, ये हमें बताना। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले वैसे ट्रांजेक्शनल, ठीक है, किस मॉडल की बात करेंगे, ट्रांजेक्शनल की। क्यों करेंगे ट्रांजेक्शनल मॉडल की, भाई यहाँ पर सेम लेवल पे तो है ही सारे के सारे, साथ के साथ क्या है कि सब एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पांचों के पांचों बंदे, ग्रुप डिस्कशन होगा इनमें, तभी तो रिपोर्टिंग बनाएंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट बना रहे, रिपोर्टिंग करने के लिए इनको कहा गया, थीम दी गई कि डिस्कस करो, तो डिस्कस, जैसे क्लास है, क्लास में आपने बच्चे को दे दिया कोई भी, क्योंकि भाई आपको 2 मिनट के लिए बात बोलना है, ठीक है, ग्रुप बना दिया 5-5 बंदों का, और सबको कहा कि भाई 2-2 मिनट के, तो इनको या एक टॉपिक दे दी कि आपस में डिस्कस कर लो क्या बताना है आपको, तो ये डिस्कस करेंगे आपस में, सारे के सारे एक साथ डिस्कस करें ना वहां पर। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है इनका, वो क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शनल वे में हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस हो जाता है इसमें, कि हॉरिजॉन्टल में लेवल सेम है, लेकिन ये नहीं है कि वो सेम टाइम पे ही डिस्कशन चल रहा है एक साथ ही, ठीक है। तो वो वाला वहां पे नहीं रहता है, वहां पर हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे होता है वैसे तो यहाँ पर होगा हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन की बात आ गई, तो डिस्कशन के वे में या रिपोर्टिंग सब एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास में आपने कह दिया 2 मिनट है, 5 मिनट है, आप डिस्कस करके बताओ इस बारे में कुछ भी, अपने व्यू दो, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाँ, अगर इसमें सेम लेवल नहीं होता तो इंटरेक्शनल मॉडल आंसर करेक्ट होता। अगर सेम लेवल अगर सेम लेवल नहीं होता है तो हमारे पास 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इंटरेक्शनल में ये होता है कि पहले एक बोलता है फिर दूसरा, इंटरेक्शनल नहीं होता इसमें, पहले एक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं होता तो बात करते हैं हम फिर आगे। ठीक अब है। अब बात करें हम कम्युनिकेशन इज ए, ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरह का प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस कोई होता है, प्रोसेस ठीक है। पोस्टर बना रहे हैं हम, पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन, किस टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर आता है पोस्टर, ओरल, विजुअल, रिटन, किसमें, या रिटन, विजुअल आएगा या रिटन आएगा। देखो ओरल तो होगा नहीं, ये तो सभी को पता है, ओरल और स्पोकन तो होगा नहीं। अब इसमें आ जाता है कि पोस्टर है हमारे पास, एक पोस्टर या बैनर, कोई भी, मान लिया मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक बैनर भेज दिया, ठीक है, या खाली आप पोस्टर में भी ये देख सकते हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट का बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, कहीं भी आप रास्ते में जाते हैं दिखते हैं आपको पोस्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो उन पोस्टर से किस तरह के कम्युनिकेशन का हो रहा है, विजुअल या रिटन, ये देख, विजुअल होगा। विजुअल होगा। देखो रिटन और विजुअल में क्या है, रिटन में हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसमें ज्यादा लिखा हुआ, इमेज कम है, ठीक है, इमेज हो सकती है रिटर्न वाले में भी, ठीक है, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ कि रिटर्न में चल रहा है, लेकिन विजुअल की बात, जैसे मूवी का पोस्टर बना दिया, तो मूवी के पोस्टर में आप जो उसमें लिखा हुआ कि भाई इसका डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, ये उससे मतलब आपको थोड़ी, आप तो बस देख लेते हैं कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है, बस ये समझ में आ गई कौन सी मूवी है, तो वो फोटो से आ रही है आपको, पोस्टर से आ रही है, तो विजुअल इंटरेक्शन है वो एक तरह से, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा है कि ऑन द इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक कौन से उससे आएगी, टेलीफोन। टेलीफोन से। जब आप टेलीफोन से कम्युनिकेशन करेंगे तो इमीडिएट फीडबैक निकल के आएगी, बाकी लेटर की तो इमीडिएट नहीं आएगी, ना ईमेल की, ना फैक्स की, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कम्युनिकेशन इज द ऑफ बिजनेस, किस तरह का वो है, क्या है बिजनेस का, ये पूछा इसने, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस है, यही होगा ना, कि कम्युनिकेशन क्या है, बैकबोन है बिजनेस की भाई, बिना कम्युनिकेशन के तो कोई बिजनेस का काम होगा नहीं, चाहे वो रिटन में हो, ओरल में हो, कैसे भी हो हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑर्गेनाइजेशन गुडविल, रिसीवर रेस्पॉन्स, क्या होनी चाहिए, मेन गोल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, या मेन गोल क्या है,
कम्युनिकेशन का? रिसीवर अंडरस्टैंडिंग। रिसीवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर। नहीं ये वाला होगा, सबसे मेन है सेंडर और रिसीवर की रिलेशनशिप से भी सबसे मेन है। रिलेशनशिप भी कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, जो भी होगा, या ऑर्गेनाइजेशन गुड विल भी, वो बाकी चीजें बाद में है। सबसे पहला काम है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो स्पीकर को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो रिसीवर को समझ में आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले के। जब उसको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है, तो फिर बाकी चीजें बाद में अपने आप ही होती रहेंगी। तो टारगेट गोल हमें क्या वो लेके चलना है कि रिसीवर को स्पीकर की बातें समझ में या सेंडर की बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सेंडर और रिसीवर की बात करते हैं। स्पीकर और लिसनर जो है वो एक पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के, जब हम ओरल करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हम कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन के मेन पेयर क्या है, रिसीवर और सेंडर या स्पीकर और लिसनर, तो क्या आंसर लगाओगे आप? रिसीवर और रिसीवर और सेंडर होंगे, सेंडर और रिसीवर, स्पीकर और लिसनर नहीं होंगे। स्पीकर और लिसनर तो हमारे पास केवल ओरल में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो। ठीक है, कहां से कहां फ्लो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में? अपर से अपर टू लोअर। लोअर टू लोअर चलता है इसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर या एम्प्लॉय विद सेम स्टेटस। ठीक है, किस में चलता है भाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? सेम स्टेटस। सेम। एम्प्लॉय विद सेम स्टेटस। ठीक है, तो एम्प्लॉय विद सेम स्टेटस यानी सी वाला आंसर इसका सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर है अपील एंड रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। कौन से कम्युनिकेशन में अपील होती है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन? अपवर्ड। अपवर्ड। तो जो उसमें सबऑर्डिनेट होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में, उसमें वो क्या करते हैं, वो अपील करते हैं सुपीरियर से, कोई ऑर्डर नहीं या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास अपवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज एन प्रोसेस, कलेक्टिव प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस, इंटरपर्सनल प्रोसेस या मैसिव प्रोसेस? कैसा प्रोसेस होता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है या इंडिविजुअल होता है? इंटरपर्सनल भाई, हम कम्युनिकेशन बिटवीन ही तो करेंगे, दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में होगा हमारे पास। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो दो या दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है, तो क्या होगा? इंटरपर्सनल प्रोसेस है हमारे पास ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होनी चाहिए, क्या मेन फीचर्स है उसका? मैंडेट होना चाहिए यानी माध्यम है वो कम्युनिकेशन का एक, या पॉइंट टू पॉइंट है, या इम्पर्सनल है, या नॉइस लेवल है। तो देखो नॉइस होना, ये होना, माध्यम होना, ये सारे के सारे तो क्या है, एक तरह से बैरियर का काम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही है वहां पर, उससे बात करते हैं। ठीक है, तो ये किसके बीच में आता है हमारे पास? पॉइंट टू पॉइंट में। इसके बाद कहा है नेक्स्ट फॉर्मल, द फॉर्मल ग्रीटिंग विद विच ए बिजनेस लेटर बिगिन। आप कोई बिजनेस लेटर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई मेल लिख रहे हैं तो एक ग्रीटिंग वर्ड यूज करते हैं ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं या मेल वगैरह रेस्पेक्टेड, ठीक है, या डियर, इस तरह से लिखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? सी सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, 14 नंबर है हमारे पास द फॉलोइंग इज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन ये करा जा रहा था नहीं, क्या होगा ये? नॉन टी वर्बल। हो जाएगा। ठीक है, अपीयरेंस यानी बॉडी लैंग्वेज, ये भी नॉन वर्बल है। पोस्चर, ये भी बॉडी लैंग्वेज, ये आपका सारा का सारा फेशियल एक्सप्रेशन हो, अपीयरेंस हो, पोस्चर हो, सारे के सारे क्या है? नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ बोल के लिख के कुछ नहीं बताना, ये सब बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैंडशेक दैट कन्वे कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो क्या होता है? लिम्प, फर्म, लूज, डबल। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बी। का मतलब एक सॉलिड, जो जिस चीज पे आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब है उसका भाई कोई भी सॉलिड मीनिंग देना हो। तो यहाँ पर हैंड शेक से जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉलिड यानी फर्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं कम्युनिकेशन में हम? क्या इम्पार्ट करते हैं, क्या भेजते हैं, रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन या मैसेज? मैसेज। मैसेज। यहाँ पर बात करेंगे हम मैसेज का या इन्फॉर्मेशन का? सब मैसेज होगा ना। अच्छा, मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर को क्या मिलेगा? इन्फॉर्मेशन होगा सर। देखो ऐसे कहने लगे कि हम तो कम्युनिकेशन जो है ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां भी कम्युनिकेशन, लेकिन वो तो कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रेनिंग हो रही है, नॉलेज भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन जब सेंडर में इम्पार्ट होगी तो मिलेगी जब, मतलब उससे रिजल्ट क्या मिलेगा कम्युनिकेशन से? तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक सेंडर है और एक रिसीवर है, जैसे आपने ये सुना होगा इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं हम। तो जब इनपुट कर रहे हैं तो हम इनपुट में क्या होता है, डेटा यानी जो मैसेज भेजा जा रहा, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो हमारे पास इम्पार्ट होता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन इज ए टास्क ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चंस, आपको आज टेस्ट में दिए थे वो वाले क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास। सर कम्युनिकेशन, इम्पार्टिंग का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, निकालना डेटा। हाँ, जो हमारे देना फाइनल हमारे पास उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या है, ठीक है, ठीक है। वो हमें बताना है कि भाई क्या हम, एक तरह से ये होता है ना, जो कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या जानकारी देनी है हमें, इस तरह की बातें जब हम करते हैं, ठीक है। तो जी सर। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप, क्या है, पेपर है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, प्लान है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस प्रोसेस है। प्रोसेस होता है। इसके बाद कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल होते हैं ये, भाई कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट है मेन, और ये सॉफ्ट स्किल कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मान लिया कंप्यूटर चलाना सीख रहे, तो वो आपका क्या है, हार्ड स्किल, प्रोग्रामिंग सीखी, तो प्रोग्रामिंग सीखना क्या है, हार्ड स्किल। आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, आपका अपीयरेंस हो गया, ये सब क्या है, हमारे पास सॉफ्ट स्किल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है 90 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो टाइम नहीं, टाइम। इसमें हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, चैनल है, जिस चैनल से मैसेज जा रहा है उसके अंदर कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं, वो भी हमारे पास पार्ट है। तो मेन हमारे पास ये 3 पार्ट है, और उसके बाद एक मैसेज भी होता है, ठीक है, जो मैसेज हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वर्बल इंटरचेंज, देखो ये क्या है, कम्युनिकेशन इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज। अब यहाँ पे देखो ओरल का मतलब क्या है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल चीजें आपने पढ़ाई आपको, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के अंदर ही हमारे पास ओरल था, ठीक है। जैसे देखो आपको ये पढ़ाए थे टाइप्स, ठीक है, कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो जब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे तो वर्बल के अंदर ही ओरल और रिटन दोनों है हमारे पास, ठीक है। और नॉन वर्बल के अंदर जैसे हमारे पास बॉडी लैंग्वेज की बात करी थी हमने, ठीक है, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और वर्बल में ओरल और रिटन दोनों आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो ओरल की बात कर रहे हैं, तो ओरल तो एक पार्ट हो गया वर्बल का, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस और गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड। तो कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो कहलाता है सेंटेंस, ठीक है। पूरा सेंटेंस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। अच्छा, अब इसमें जैसे क्लोज है, फ्रेज है, तो आप इंग्लिश में भी ये पढ़ते हैं सब, जैसे हम उसकी बात करते हैं, एसक्यूएल में भी क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेरी लिख रहे हैं हम, उसकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और वेयर, कंडीशन लगा दी कि आईडी इक्वल टू 10, तो क्या कहते हैं कि वेयर क्या है, हमारे पास एक क्लोज है। किसी सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने का लिए जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास क्लोज है। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमारे पास सेंटेंस बनता है, वो वर्ड्स का ग्रुप जो है, ठीक है, यानी वे वर्ड्स जो है वो हमारे पास फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। और क्लोज में एक प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज हो जाता है, ठीक है। फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल आप बताएंगे क्या होते हैं, बताओ भाई, फ्रेज और क्लोज के कुछ एग्जांपल है। इंग्लिश तो पढ़ी रही, इंग्लिश वाली मैडम भी आजकल पढ़ाई रही आज, हाँ, उन्होंने यही लिखा मैंने इसमें। हमारे पास ये बताओ कौन सा हमारे पास फ्रेज है, एक फ्रेज होता है, एक क्लोज होता है, एक प्रीडिकेट होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब बात करते हैं ना। भाई क्लोज तो हमारे पास बेसिकली ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों होते हैं, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों होते हैं वो हमारे पास क्या है, क्लोज, उससे करें। और फ्रेज मतलब हमारे पास जिसके अंदर सब्जेक्ट या प्रीडिकेट नहीं होते, वो वाला पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को छोड़कर जो बाकी बचते हैं वो हमारे पास फ्रेज कहलाते हैं, उस तरह से। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। अब देखो जैसे हमारे पास हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन जो ये वाला टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर ये हो गया थियोटिकल वाली चीजों की बात, यहाँ तक कि हमने पढ़े हैं कि ये हो गया, यहाँ तक का कवर हो गया हमारे पास। अब अगला पार्ट है इसके अंदर राइटिंग का, ठीक है। हम सीखेंगे राइटिंग, जैसे बिजनेस राइटिंग के अंदर लेटर्स हो गए, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, ठीक है, प्रपोजल, रिपोर्ट्स, मैसेज, रिज्यूम वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, इनके बारे में बात करेंगे, इनकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। इन सब में से जितना अभी पढ़ा है हमने, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है बस, और 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो टोटली यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से आते हैं आपके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगले वाला हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, अगर हमें जो है शेयरिंग करनी है कुछ इन्फॉर्मेशन की दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, तो यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है, आपको बताना क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा? इज द एक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन। जो हम लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है सही से? यस सर। चलो, तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्ट है, एक तरीका है, एक वे है शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वे द मैसेज विद द यूज ऑफ सिंबल्स, जेस्चर, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो सिंबल, जेस्चर या आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन के टाइप बताए थे वर्बल, नॉन नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज इज कन्वे यूजिंग इमेज एंड ड्राइंग। इमेज और ड्राइंग है, पोस्टर है, इमेज आ जाए, ड्राइंग आ जाए, पोस्टर आ जाए, इस तरह का हमारे पास कोई कम्युनिकेशन है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ये मेन कम्युनिकेशन हो गया, ये नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, और जहां पर इमेज, पोस्टर या ड्राइंग के थ्रू हम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कल एक कम्युनिकेशन का टाइप पढ़ा था हमने, इस टाइप का क्या बोला जाता है उसको, बताइए किसके मैसेज आए? अच्छा, विजुअल। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, सही आंसर दिया है बिंदी ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसके अंदर इमेज, ड्राइंग या पोस्टर से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये कम्युनिकेशन टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से ली गई है। उस लैटिन वर्ड का मतलब होता है टू शेयर, यानी शेयर करना। तो उस लैटिन वर्ड को हम बोलते हैं कम्युनिकेयर। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेयर। तो कम्युनिकेयर जो है हमारे पास वो लैटिन वर्ड है जिससे ये आया है कम्युनिकेशन वर्ड निकल गया। ठीक है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना, टू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज। देखो अभी हम बात करते हैं जैसे कम्युनिकेशन की मेन कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो एक वर्बल और नॉन वर्बल होती है। दो तरह की कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसने कहा 93% हमारा कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन है वो किस फॉर्म में होता है? वर्बल में होता है या नॉन वर्बल में होता है? भाई आप मान लिया स्कूल में ही पढ़ाने जा रहे हो, तो आप मोस्टली बच्चों से कांटेक्ट करोगे वो वर्बली करोगे या नॉन वर्बली करोगे? विजुअल भी होता है सर वहाँ तो। विजुअल भी होता है, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, 3 बच्चे वेटिंग में हैं। अच्छा, कौन कौन है? काजल मित्तल, श्याम सुंदर, मीनाक्षी क्वार्टर। तो विजुअल में भी होता है। अभी हमारे पास देखो विजुअल भी हमारे पास किस तरह का आता है, किस कैटेगरी में जाएंगे? अगर ब्रॉड कैटेगरी में जाए हम वर्बल और नॉन वर्बल की, तो किस में जाएंगे भाई? 93% कम्युनिकेशन हमारा जो होता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब आपसे जो भी मिल रहा है, जो इससे भी आपकी बातचीत हो रही, कोई भी हो, तो उससे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा नहीं है हर चीज लिख के दी जा रही है। ठीक है, वर्बल में क्या है कि हम लिख के दे रहे हैं कोई चीजें। ठीक है, उसमें भी फिर हमारे पास ओरल और रिटन हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वो सिंबल्स है, इमेजेस है, पोस्टर्स है, जेस्चर्स है, कॉन्टेक्ट्स है, बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इससे ही पता चल जाता है बोलने से पहले, बात करने से पहले, कुछ मैसेज करने से पहले हम बात क्या करते हैं? कम्युनिकेशन नॉन वर्बल वे में करते हैं हमारे पास। तो 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन वो होता है नॉन वर्बल में। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे बात की गई है कि कम्युनिकेशन जो साइकिल है हमारे पास, ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं? कितने स्टेजेस होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में? स्टेजेस मतलब हमने एक बात करी थी, जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के कुछ सीज पढ़े थे कि कितने सी होते हैं कम्युनिकेशन में? 7 सी। 7 सी होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में ही बताया गया है कि हमें पहले क्या करना, हर स्टेज के बारे में वहां पे बात करी गई है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 स्टेजेस आ जाएगा, 7 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। इसमें कहा है कि एक कम्युनिकेशन इज एन obstacle that prevent the receiver from receiving and understanding the message sent by sender। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में? जैसे हम बात करें सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इश्यूज आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 29 में गुड फीडबैक मस्ट बी। एक गुड फीडबैक मस्ट बी क्या होना चाहिए? To the point and clear. क्लियर एंड Verbal. कंसाइज। No, written. अच्छा, रिटिन। गुड फीडबैक रिटिन में होनी चाहिए। काजल बेटा clear ज्वाइन and कर लिया concise। था तुमने? अगर ज्वाइन कर लिया अभी यहीं पे कर लो, बाकी जगह टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इधर भी उधर भी खोल के ओपन करके मैसेज नहीं कर सर, इधर ही ज्वाइन कर रखा, लैपटॉप में तो हो ही नहीं रहा, मुझे लिंक नहीं मिला। हाँ तो कोई नहीं, अभी इसमें कर लो। ठीक है, जी वो आपको मिला नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है।
तो बेसिकली जो हमारे पास गुड फीडबैक है, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। क्या होना चाहिए? गुड फीडबैक मस्ट बी। एक तो फीडबैक में क्लियर होना चाहिए, हाँ देखो, फीडबैक सबऑर्डिनेट कंसाइज देंगे होना या सुपीरियर देंगे? फीडबैक देगा सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट किसको देगा फीडबैक? वो देगा सुपीरियर को। जो सीनियर होंगे या सुपीरियर होंगे उनको फीडबैक देंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो सबऑर्डिनेट जब फीडबैक दे रहा है सुपीरियर को, तो वो ब्रीफ में देगा या डिटेल में देगा? तो यहाँ पे स्पेसिफिक फीडबैक होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। तो एक फीडबैक जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो पहली चीज है स्पेसिफिक, और दूसरी चीज है फीडबैक हमारे पास टाइमली होनी चाहिए, ठीक है। वैसे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग हम यहाँ पे कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही फिक्स होंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से मेनली डिपेंड किस पे करेगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिस पे कर लेंगे। वैसे हमारे पास मेन फीडबैक का जो हमने बात करी थी, वहां पे ये फीडबैक मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टाइमली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें कहा इज द अनडिजायरेबल इनपुट। अनडिजायरेबल मतलब हम नहीं चाहते ऐसा इनपुट आ गया। ये इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट है मतलब सेंडर एंड पे बात करी जा रही है। तो सेंडर एंड पे बात करी जा रही है, तो अनडिजायरेबल इनपुट विच एंटर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड क्योज डिस्टोर्शन ऑफ द मैसेज। डिस्टोर्शन हो रहा है उस मैसेज में, उसकी वजह से। तो ऐसे ही एक अनडिजायरेबल इनपुट को हम क्या बोलेंगे? जैसे नॉइस वगैरह आ जाती है। आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ा, डिस्टोर्शन होते हैं। डिस्टोर्शन में एक नॉइस भी हमारे पास क्या टाइप ऑफ डिस्टोर्शन होता है। तो नॉइस क्या है? एक अनडिजायरेबल इनपुट है जो हमारे पास कम्युनिकेशन में आती है। सबसे ज्यादा जो इशूज होता है, जैसे मान लिया अगर कॉल पे या वीडियो कॉल हो रही है या फोन कॉल हो रही है, उन पे सबसे ज्यादा इशूज क्या आता है? कि नॉइस का इशूज आ जाता है। 31 में है कि द मैसेज इज एनकाउंटर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो कोई भी मैसेज जो हम भेज रहे हैं, सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो उसको एनकोड करेंगे। एनकोड करा जाता है मैसेज, सेंडर एंड पे बात करिए, क्योंकि एनकोडिंग आ रही है। एनकोडिंग कहां पे होती है? सेंडर एंड पे होती है। तो सेंडर एंड पे एनकोडिंग हो रही है, तो एनकोडिंग किस फॉर्म में हो रही है? द मैसेज इज एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो किस फॉर्म में होगा? जैसे हमने लिखा है हेलो, हेलो को हमें एनकोड करना है, ठीक है। तो एनकोड करने का मतलब हमने ये बताया था कि सामने वाले को समझ में आ जाए उस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना, एक वर्ड को जैसे हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं वो भी। तो वो हमारे पास डिपेंड करता है किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा, भाई वर्बल है, नॉन वर्बल है, किस तरह का। अगर मतलब हमारे पास रिटन में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारे पास जो एनकोडिंग होगी वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी। अगर हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन है, तो वो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, या कोई सिंबल्स या साइंस हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो ये भी हमारे पास डिपेंड्स करता है किस तरह के हमारे पास दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के टाइप, या हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे हम उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके हम देखो, अभी मैंने डायरेक्ट लिखे, क्योंकि ऑप्शंस अगर इनके लिख देते तो डायरेक्ट सभी बता देते, कोई वो ही नहीं लगाना पड़ता दिमाग। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी इनमें, ठीक है। तो इसीलिए हमने खाली फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें इन फिल इन द ब्लैंक्स के सारे ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आप कर लेंगे वहां से करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के। ये तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था रिटिन का, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फिर इसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ बिजनेस राइटिंग, ठीक है। बिजनेस राइटिंग है, फॉर्मेट पढ़ना हमें बिजनेस का, लेटर का, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर वगैरह, इनके फॉर्मेट वगैरह हमें पढ़ने। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस राइटिंग का मतलब क्या है। कोई भी राइटिंग करनी, हमें लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा पैराग्राफ लिखनी, पैसेज, आर्टिकल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह लिखनी, तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो बिजनेस राइटिंग से पहले हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं। तो राइटिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हमने बात करा था कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है, उसमें पहला स्टेप जो है वो किस चीज का होता है? फर्स्ट स्टेप लिसनिंग का है, दूसरा स्पीकिंग का होता है, तीसरा रीडिंग का होता है, और चौथा स्टेप राइटिंग का होता है। राइटिंग में मतलब आप फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए राइटिंग स्किल पे, तो इसका मतलब है कि आपने 3 स्टेप कर लिए हैं। भाई आपको लिसनिंग समझ में आ गई है, लिसनिंग का कॉन्सेप्ट, स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, और उसके बाद हमारे पास जो है रीडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो ये है, इसके बाद हमें रिटिंग। लेकिन जब हम यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन चीज जो होनी है सेंडर एंड पे, वो स्पीकिंग, और दूसरी हमारे पास राइटिंग, ठीक है। भाई जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही चीज होंगी मेन। एक हमारे पास स्पीकिंग, सेंडर को क्या काम करना? स्पीकिंग का, और सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। ये राइटिंग, ये जैसे 4 पिलर है हमारे पास कम्युनिकेशन के या किसी भी लैंग्वेज के। तो जो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स हैं, ये हमारे पास दोनों किस पे काम करते हैं? सेंडर एंड पे काम करते हैं, ठीक है। जो लिसनिंग और रीडिंग है, ये हमारे पास किस पे काम करेंगे? रिसीवर एंड पे काम करेंगे। जो हमारे पास ये लिसनिंग है, ये स्पीकिंग का अपोजिट हो जाएगा, और राइटिंग का रीडिंग हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल के लिए हमें यहाँ पे थोड़े इंग्लिश के फंडामेंटल्स वगैरह समझने हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर चीज है। सबसे पहले राइटिंग स्किल में आती है हमारे पास कि राइटिंग स्किल कम्युनिकेशन के किस टाइप में आता है हमारे पास। तो ये वर्बल है या नॉन वर्बल होता है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या है कि राइटिंग स्किल हमारे पास किस तरह का होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन,
ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है राइटिंग स्किल्स में, जैसे ईमेल लिखना, नोट्स लिखने, आर्टिकल लिखने, एसएमएस या चैट करना, ब्लॉग्स लिखना, ठीक है, एटसेट्रा यूजिंग सेंटेंसेस। जो आपको अभी ऊपर सिलेबस में दिखाई वो आपके सिलेबस में है कि आपको बिजनेस लेटर लिखनी, एप्लीकेशन लिखनी, अपील्स लिखनी, तो उनके बारे में उनको क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब समझना। तो यहाँ पर जैसे ईमेल्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, लेटर्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, वो सब किसकी हेल्प से लिखेंगे, सेंटेंस की हेल्प से लिखेंगे। अब सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस कल एक क्वेश्चन में आया था हमारे पास, फ्रेज और सेंटेंस, प्रेडिकेट वगैरह, तो हमने बात करी थी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कम्युनिकेट करता है कंप्लीट थॉट को, ठीक है, यानी उस सेंटेंस में सेंटेंस कंप्लीट कब माना जाता है, जो मैसेज दिया जा रहा है वो कंप्लीटली क्लियरली उसमें हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखा हमने कि रितु गोज टू कॉलेज, तो ये क्या है, सेंटेंस है, ये पूरा रितु गोज टू कॉलेज हो गया, पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यानी रितु कॉलेज जाती है, तो पूरी जो थ्योट है, जो प्रोसेस है, जो मैसेज है, वो पूरा इसमें क्लियर आ रहा है। अब बात करते हैं फ्रेज की, तो फ्रेज में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है, जिससे हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आ रही। जैसे इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसका एक पार्ट निकाल लिया फ्रेज में, रितु गोज, रितु जाती है लेकिन कहाँ जाती है वो नहीं पता हमें, ठीक है, तो रितु गोज को हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे राइटिंग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको बताना है राइटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से फंडामेंटल। तो पहला होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किस चीज का, जो भी टाइटल्स लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। नेम्स आप लिखते हैं, कोई सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग लेटर या आई वर्ड जो आता है कि आई एम गोइंग टू, वो कहीं भी आ रहा हो या आई बीच में भी आ रहा हो तो आई को हम कैपिटल लेटर में करके लिखते हैं। दूसरा पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन में जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारे पास, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मार्क्स हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया, ये हमारे पास पंक्चुएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें आते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी किसके पार्ट है, हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के पार्ट है। भाई कोई भी सेंटेंस बनाना, मतलब हमारे पास कोई बिजनेस लेटर, रिपोर्ट, एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखनी है, ईमेल वगैरह, तो उसमें हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। और सेंटेंस किस चीज से मिलेंगे, वो हमारे पास बनेंगे, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें फ्रेज होंगे, सब्जेक्ट्स होगा और कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब इंग्लिश का पार्ट है। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ठीक है, और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में भी डिटेल में, थोड़ा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बेसिक ओवरव्यू आपको अभी बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश वाली मैडम भी हैं यहाँ पे, अभी क्लास में आएंगी तो वो आपको थोड़ा सा इनके बारे में, सब के बारे में बता देंगी, वैसे इंग्लिश का पार्ट है ये, ठीक है। अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ये तो मेन पार्ट ऑफ स्पीच होगी हमारे पास। इसके बाद सपोर्टिंग है, जैसे आर्टिकल, ए एंड द होते हैं, कंजंक्शन हमारे पास एंड, बट, बिकॉज होते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन से क्या है, दो पार्ट्स हमारे पास कंबाइन करे जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं या कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें अलग अलग फ्रेज आते हैं हमारे पास, तो उनको कंबाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो कंजंक्शन में हमारे पास एंड से, बट से या बिकॉज से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन होती है ऑन, ओवर, इन, अंडर, ये प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन है हमारे पास, जैसे वर्ब, हेल्प वगैरह, ये सारी चीजें। अब फ्रेजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब राइटिंग स्किल्स के अंदर आ रही हैं, अभी राइटिंग स्किल्स पढ़ रहे हैं। काइंड ऑफ फ्रेजेस में बात करें तो एक होता है हमारे पास नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज का यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, जैसे द टिनी माउस या वाज रीडिंग, ये नाउन फ्रेज के बारे में आएंगे। इनके बारे में अभी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में थोड़ा सा मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि सर बता रहे थे कि हमारे पास जो है फ्रेज और सेंटेंस हमने देखा, ठीक है। तो फ्रेज तो सबको पता है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स हैं हमारे पास, और उनको हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट से हमारे पास बना है वर्ड, ठीक है, वर्ड बनाते हैं, जैसे PEN, पेन, पेन क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, ठीक है। तो फ्रेज हमारा हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग है, जैसे कि अभी सर ने बताया था एग्जांपल देके भी। और जैसे बच्चा बोलता है ना कि मम्मा पानी, हम समझ जाते हैं पानी बोल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलती है उनकी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया हमारा फ्रेज। एंड सेंटेंस आपने किया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट इन मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी अरेंजमेंट जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में है एंड हैव ए कंप्लीट सेंस, और जिनका एक कंप्लीट सेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो अभी हम कर रहे हैं जैसे नाउन। नाउन सर ने बताया कि जैसे नाउन कोई भी नेम हो गया, तो नाउन फ्रेज जो हो गया ना, वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन होगा उसमें। नाउन फ्रेज के अंदर नाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी नाउन फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, हमारे पास एक नाउन होगा, जैसे द टाइनी माउस, अभी सर ने एग्जांपल दिया था द टाइनी माउस। तो द टाइनी क्या हो गया यहाँ पे, टाइनी तो हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपके जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो जैसे द टाइनी माउस था, तो माउस क्या हो गया आपका, नाउन, ठीक है। एनी नेम इज नाउन, इस दुनिया में जितने भी नेम है वो क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर माउस जो है वो क्या है, नाउन, और टाइनी क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये इसकी विशेषता बता रहा है। और द हमने आर्टिकल यूज किया है। आर्टिकल क्या, द का यूज क्या होता है, ये डेफिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। हम उसी माउस की बात कर रहे हैं, द का मतलब हम डेफिनेट कर रहे हैं उसको, एक पर्टिकुलर माउस। देखिए ए, एन और दी, हमारे पास 3 आर्टिकल है। ए और एन का यूज करते हैं हम एक क्वेश्चन, यानी किसी चीज को सिंगुलर बताने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। और द का यूज हम कब करते हैं, द का यूज हम करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गली से निकल रहे थे, गली से निकलते हुए आपने एक घर को देखा, 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं, आपने घर को देखा, आपने बोला
दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, आपने बोल दिया कि भाई ये हाउस बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। घर जाके आपने बोला कि मम्मा आई सी ए हाउस ऑन द वे, ठीक है। मैंने जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने एक घर देखा, तो आई सी ए हाउस बोला, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से आप उसी घर के बारे में बता रहे हो कि नेक्स्ट डे आप उस गए तो आपने देखा उस घर के पर रेड कलर का पेंट हो रखा है, ठीक है। तो अब आप घर पे आके बताते हो मम्मा आई सी द सेम हाउस, ठीक है। द यूज किया आपने क्योंकि आप एक बार उस चीज से फेमिलियर हो चुके हो, कोई भी चीज सर्टेन है, डेफिनेट है, आप उससे फेमिलियर हो चुके हो, तो आप आर्टिकल द का यूज करते हो। तो बहुत ही बेसिक है, ए एन और द। किसी को भी डाउट है आर्टिकल में तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चलिए तो देखते हैं। आर्टिकल हो गया आपका नाउन। नाउन के बाद मैंने बताया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं आपके नाउन को या प्रोनाउन को एक सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कोई भी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया नाउन, और ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, और आर्टिकल ए लगाया क्योंकि लड़की अकेली एक है, ठीक है। सिंगुलर के लिए ए का यूज करते हैं। इसी तरह एडवर्ब, एडवर्ब और वर्ब। देखिए वर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब से पहले वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन, ठीक है। आपने कोई भी एक्शन कर दिया, जैसे राम गोज टू स्कूल, तो गोज क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा एक्शन कैरी करेगी। इसके अलावा वर्ब क्या होती है, वर्ब कैन बी ए स्टेट, ठीक है। इट कैन डिनोट ए स्टेट, ये स्टेट भी बता सकती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि शी इज हैप्पी, अब यहाँ पे देखिए शी क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज क्या है आपका मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो एक्शन नहीं बता रही है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या बता रही है, स्टेट बता रही है कि वो क्या है, हैप्पी है, खुश है, ठीक है। वो क्या है, हैप्पी है, खुश है। तो वर्ब एक स्टेट भी बताती है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा होता है वर्ब सिर्फ ना एक्शन बताती है, तो एक्शन एक्शन नहीं, क्योंकि वर्ब स्टेट भी बताती है। एंड साथ साथ क्या बताती है, कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, अपने आप हो रही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है अपने आप उग रहा है ना, ईस्ट में कोई उगा नहीं रहा। तो ए वर्ब कैन रिप्रेजेंट ए स्टेट, एक्शन और हैपनिंग, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी वर्ब। तो वर्ब की जो विशेषता है, देखिए नाउन और प्रोनाउन जो है ना, दोनों मेन है। दो बोलते हैं कि हम दोनों भाई बड़े हैं इंग्लिश के अंदर, तो हमारे लिए हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी विशेषता बताने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो उन्होंने एडजेक्टिव को रख लिया। अब क्या हुआ, एडजेक्टिव सोचता है भाई इन दोनों ने तो मुझे रख लिया, लेकिन हर बंदा चाहता है कि मेरे नीचे भी कोई काम करे, मैं ही क्यों अपने बारे में हर जगह बताऊं। तो एडजेक्टिव कहता है एडवर्ब से कि तू मेरे बारे में बताएगी, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी या कहीं भी मेरे बारे में बताना हो, तो एडजेक्टिव कहता है एडवर्ब की तू बताएगी भाई मेरे बारे में। लेकिन ये वर्ब की फैमिली से भी है, तो वर्ब बोलती है भाई मेरे बारे में भी तो बताएगी, तू सिर्फ इसके बारे में थोड़ी बताएगी। तो एक एडवर्ब क्या होती है डियर, एडवर्ब बताती है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताएगी, और किसके बारे में बताएगी, एडजेक्टिव के बारे में भी एडवर्ब जो हमारी स्पेसिफाई करती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज ए गुड स्पीकर, ही इज ए गुड स्पीकर। ही आपका सब्जेक्ट है, डूअर है, साथ में वो स्पीकर है, ठीक है। ही इज क्या हुआ, मेन वर्ब, ए गुड स्पीकर, ठीक है। तो गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि स्पीकर हमारा क्या है, नाउन है। स्पीकर हमारा नाउन है, एडजेक्टिव। अभी मैं बोलती हूँ ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, पहले वाले सेंटेंस में मैंने बोला ही इज ए गुड स्पीकर, दूसरे वाले सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ ही इज ए वेरी गुड स्पीकर। तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड है वो किसको डिफाइन कर रहा है, गुड को। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि स्पीकर कैसा है, अच्छा। स्पीकर के बारे में बताया कि स्पीकर हमारा अच्छा है, तो स्पीकर के लिए मैंने यूज किया गुड, और वेरी जो है वो मैं गुड के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो वेरी है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एक एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में किसके बारे में बताती है, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। अब मैंने अनदर एडवर्ब भी बोल दिया, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, ठीक है। अभी मैं बोल दूं कि वेरी को भी डिफाइन करने के लिए अगर हमारे पास कोई वर्ड आ जाए तो एक और एडवर्ब को भी वो डिफाइन कर सकती है। और आप डिटेल में बहुत देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी क्लास पड़ी हुई है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के बाद कंजंक्शन देख लेते हैं। कंजंक्शन जो होती है वो क्या करती है, आपको जोड़ने का काम करती है। सर ने भी बताया कि कंजंक्शन जो है किसी भी दो चीज को जोड़ने का काम करती है, और बहुत ही वफादार टॉपिक है ये इंग्लिश में, ठीक है। ये दो सेम चीजें होंगी ना, जो सेम चीजें हैं, सेम थिंग्स को जोड़ती है। जैसे नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज से जोड़ेगी, नाउन को नाउन से जोड़ेगी, ठीक है, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगी। तो हमेशा ये दो सेम चीजों को जोड़ने का काम करती है। एंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है, प्री एक रूट वर्ड है, प्री किसी के भी आगे लग जाए तो प्री का मतलब है बिफोर, प्री यानी बिफोर, पहले। एंड पोजीशन यानी स्थान, यानी ये किसी भी वर्ड से पहले लगे, और वर्ड से किससे पहले लगेगी, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगती है ये ज्यादातर। और ये क्या बताती है, एक वर्ड का दूसरे जो अपना कंप्लीट सेंटेंस है हमारा, उनसे रिलेशनशिप बताती है। तो प्रीपोजिशन को हम रिलेशनशिप बताने के लिए यूज करते हैं, और ये सबसे गद्दार टॉपिक है ग्रामर में, किसी का रिलेशन किसी से भी बना देती है। जैसे मैं बोलती हूँ देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, ठीक है, मेरे घर के साइड में क्या है आपके, एक टेम्पल है, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माय हाउस। तो माय हाउस का इसने किससे कनेक्शन बनाया है, टेम्पल से बनाया है। और यहाँ पर हाउस क्या है आपका, नाउन है, और टेम्पल भी क्या है आपका, नाउन है। तो नाउन का नाउन से भी बना सकती है, नाउन का प्रोनाउन से भी कनेक्शन बना सकती है, नाउन का वर्ब से भी बना सकती है। तो प्रीपोजिशन हमारी रिलेशंस बताती है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, इंटरजेक्शन जो होते हैं ना हमारे, तो इंटरजेक्शंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमें बहुत दुख लगता है, तो हम बोलते हैं आल्स, ओह इट्स सैड, ठीक है। या फिर कोई खुशी की बात आ जाती है, जैसे इंडिया मैच जीत जाता है तो हम बोलते हैं ना हुर्रे ये विन, ठीक है। तो इस तरह के एक्साइटमेंट और इमोशंस को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। अब हमारा नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह सर स्क्रॉल करेंगे, हाँ इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है आपकी, जो एडजेक्टिव के बारे में, इसमें यानी जो भी फ्रेज होगी ना, जैसे मैंने बोला नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी जो वर्ड उनमें आ रहा है वो तो होगा ही होगा। तो आप देखिए टॉल, टॉल क्या है,
ही इज वेरी टॉल, यानी ही के बारे में बता रहा है। ही क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई वो एडजेक्टिव है, मैंने बताया। तो टोल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और वेरी हो गई एडवर्ब। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव, ठीक है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो एक या एक से ज्यादा वर्ड होंगे, कुछ मीनिंग निकलेगा, और साथ में क्या है आपके साथ में जो है एडजेक्टिव उसके अंदर होगा। इसी तरह एडवर्ब फ्रेज, ओनली ओकेजनली, मैं वहां पर सिर्फ ओकेजनली जाता हूँ, ठीक है, ओकेजनली जाता हूँ। या फिर गो स्लोली, एक और वर्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, गो स्लोली, ठीक है, तो गो क्या हो गया, वर्ब हो गया, स्लोली क्या हो गया, स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब, उसको डिफाइन कर रही है, वर्ब के बारे में विशेषता बता रही है, गो स्लोली। ठीक है, तो इसी तरह ये एडवर्ब फ्रेज होगी, मतलब कुछ मीनिंग तो निकल रहा है कि भाई धीरे जाओ, लेकिन ये नहीं बताया ना किसके बारे में बता रहे हैं। अगर किसी के बारे में बता देते तो कंप्लीट सेंटेंस ही हो जाता हमारा, फिर फ्रेज की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन तो होगी जिस फ्रेज की भी बात की है, ऑन, इन, एट, अपॉन, अंडर, ब्लो, ठीक है, ये सब क्या है आपकी प्रीपोजिशन है, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है इंग्लिश में, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी राइट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो द ऑन द टेबल, द टेबल क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और द टेबल हमारा क्या है, नाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी प्रीपोजिशन लिखोगे ना तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ता है। तो यहाँ तक हो गया, ये सारी क्या थी आपकी फ्रेजेस थी। अब है देखिए पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेज आ जाती है। तो सेंटेंसेज में दो मेन पार्ट्स बताए गए हैं यहाँ पर, एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, दो मेन पार्ट्स है हमारे पास, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट तो ये मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह में भी सब पढ़ते ही हम प्रीडिकेट। ठीक है, एक प्रीडिकेट होता है, एक क्लोज होता है, कल भी बात करी थी। ठीक है, सब्जेक्ट तो सब जानते ही हैं, जैसे जो मेन नाउन या प्रोनाउन होती है जिसके बारे में, या जो बेसिकली सेंटेंस में बात कर रहा है जिसके बारे में बात करी जा रही है, वो हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रीडिकेट की। प्रीडिकेट और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, मैडम और डिटेल में बताएगी आपको, बताइए मैडम। प्रीडिकेट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब या वर्ब फ्रेज होते हैं जिसके जो एक्शन लेते हैं हम, जैसे जो भी कोई एक्शन मतलब वर्ब होगी, ठीक है भाई, सेंटेंस हो गया, एक वर्ब होगी, गोज हो गया। जैसे तो अभी हमने एक सेंटेंस देखा था पीछे कि रितु गोज टू स्कूल, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या कौन हो जाएगा, रितु हो जाएगी, और जो हमारे पास गोज हो जाएगा वो क्या है, हमारे पास प्रीडिकेट है। ठीक है, वर्ब होगी, वर्ब एक्शन हो गया, ये है। ठीक है, बताइए मैडम। और क्लोज अभी हमने यहाँ पे एक ये भी देखा था, जैसे फ्रेज था, फ्रेज तो था हमारे पास रितु गोज टू स्कूल, वो पूरा का पूरा था सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में फ्रेज भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या, पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन। वर्ब या प्रीडिकेट क्या है, जो एक्शन हम कर रहे हैं वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट जो है जिसके जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है वहां पर। तो इसका एक सेंटेंस में हम एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल में हमें यहाँ पे समझना कि भाई हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए कि हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सके, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है, प्रीडिकेट क्या होता है, और किसी सेंटेंस में हमारे पास क्लोज क्या होता है, इनके बारे में हमें बात करनी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके मैम आपको अभी समझाएंगे इसके बारे में। हाँ जी, तो देखिए अभी सर ने बताया कि हमारे पास जो है प्रेडिकेट एंड जो है क्लोज। देखिए प्रेडिकेट एंड क्लोज में सबसे मेन जो डिफरेंस होता है ना, प्रेडिकेट के पास हमेशा जब भी प्रेडिकेट बनाएंगे तो उसके पास अपना सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है। बिना वर्ब के हम प्रेडिकेट फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब होगा। एंड जो आपका क्लोज है, क्लोज के पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ये कंप्लीट सेंस बना रहा होगा। जैसे फ्रेज है उसके पास कंप्लीट सेंस नहीं है ना, लेकिन क्लोज के पास अपनी कंप्लीट सेंस होती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ शी ईट्स एप्पल्स, शी ईट्स एप्पल, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, वो काम कर रही है ना, वो एप्पल खा रही है, एंड ईट्स क्या हो गया आपका वर्ब, और एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एप्पल जो ईट वर्ब है उसका इफेक्ट किस पे आ गया, एप्पल पे आ गया। ठीक है, शी ईट एप्पल्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका शी हो गया ये क्या है, सब्जेक्ट है, और अगर वर्ब मिला दिया इसके साथ ईट्स तो ये आपके साथ सब्जेक्ट, ये क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर आपका प्रेडिकेट बन गया, और जो बाकी जो पार्ट बच गया है आपका, अगर कंप्लीट सेंस तीनों को मिला दिया तो एक कंप्लीट सेंस बन गई, और ये हमारी बन गई क्लोज। ये दूसरे जो सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ले लेते हैं तो ये मेन क्लोज बनती है। ठीक है, मेन क्लोज का भी काम करती है। जैसे शी ईट्स एप्पल एंड देन शी गोज टू पार्क, ठीक है, तो ये अलग अलग दोनों क्लोज जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि क्लोज अपने आप में क्या होती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। एक प्रिंसिपल क्लोज का भी काम करती है ये, और क्लोज के पास जो है वो क्या डिफरेंस क्या हो गया प्रेडिकेट और क्लोज में, सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्लोज के पास अपना एक कंप्लीट सेंस होता है, इसके पास ये नहीं है कि प्रेडिकेट के पास कंप्लीट सेंस हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन क्लोज के पास एक कंप्लीट सेंटेंस होती है अपने आप में। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दो तरह से डिफाइन किए गए हैं, जैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम सेंटेंसेस में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरह, जहां पे हम डायरेक्टली बात करते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट के थ्रू बात हो रही है वो इनडायरेक्ट में हो जाती है। अब सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसमें अभी मैडम जैसे बताई थी, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ऐसे अलग अलग हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे बेसिक लेवल पे अगर हम चले तो यहाँ पे सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सिंपल सेंटेंस है वो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखा जो डायरेक्ट फैक्ट को, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं राम गोज टू स्कूल, ठीक है, ही इज ए गुड बॉय, तो वो सब डिक्लेरेटिव है। तो जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं या जो फैक्ट को स्टेट करते हैं वो सब डिक्लेरेटिव। इंटरोगेटिव होते हैं सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो हमारे पास इज, आर, एम, या हमारे पास वाज, वर या विल, शैल वगैरह इनसे स्टार्ट होते हैं। एक्शन वर्ब जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, या हमारे पास डब्ल्यू एच वाले फैमिली वर्ड्स होते हैं, उनसे वाई, वैन,
हाउ, ठीक है, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं वो सब किस में आ जाते हैं हमारे पास, इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डियर ये भी आ जाता है कि हमारे जो आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं इनको हिंदी में हम, जैसे कि मैं बोलती हूँ प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, या शट द डोर, हम किसी को आदेश देते हैं ना, वो सेंटेंसेस जो हमारे आ जाते हैं वो इंपेरेटिव गिव सेंटेंसेस ए के अंदर कमांड आते इसमें लिखा हुआ है, अच्छा वो उल्टा लिखा गया है इसका मतलब, हैं। हाँ जी, इंपेरेटिव, हाँ हाँ जी ये सर, हाँ, इंपेरेटिव का सेंटेंसेस इसमें, आदेशात्मक हाँ, होते हैं जिसमें ऑर्डर्स होते हैं हमारे, एंड एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंसेस होते हैं वो स्ट्रांग इसके इमोशंस का अंदर जाएगा, ये इसके अंदर आएगा मतलब, हाँ एक्सप्लेनेटरी आएंगे स्ट्रॉन्ग इमोशन के, इंपेरेटिव मतलब कमांड्स होगी, ठीक है, जिसमें कमांड दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सिंपल सेंटेंस अभी बात ही करी हमने क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस में आ जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो कंप्लीट सेंटेंस होंगे वो इसमें होंगे, और जो दो कंप्लीट सेंटेंस होंगे मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो कंजंक्शन से हमने ज्वाइन किए गए, कंजंक्शन जैसे एंड वगैरह होगी, हमने कहा ही एंटर्ड द रूम एंड स्विच ऑन द लाइट, इस तरह से, तो एंड हमारे पास वहां पे कंजंक्शन होगी, स्विच ऑन द लाइट एक क्लोज हो गया, और ही एंटर्ड द रूम एक दूसरा क्लोज हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें क्या है हमारे पास, कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट होगा और वो क्लोज किसके साथ कंबाइन होगा, वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज, यानी जो सेकंड वाले या थर्ड वाले क्लोज बनेंगे वो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लोज होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होंगे वो एक इंडिपेंडेंट रहेगा, बाकी जो है डिपेंडेंट रहेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सर क्वेश्चंस कंपाउंड को, सेंटेंस और इसका एक एग्जांपल दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट क्लोज और कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शी वेंट टू स्टोर बिकॉज शी वाज हंग्री, तो देखिए दो क्लोजेस आ गए, शी वेंट टू स्टोर, सर आप राइट कर देंगे, हाँ बिल्कुल, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी वाज हंग्री, शी वेंट टू द स्टोर, बिकॉज शी वाज हंग्री। तो देखिए जो ये वाला है ना पार्ट, शी वेंट टू द स्टोर, ये इंडिपेंडेंट है, इसको जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही फुल स्टॉप लगा देती हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ, तो इसको दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है अपने आप में कि वो स्टोर पर गई। लेकिन जो ये बिकॉज वाला है, यानी कंजंक्शन के बाद जो स्टार्ट है, शी वाज हंग्री, ये डिपेंडेंट है क्योंकि अधूरा सा लग रहा है, शी वाज हंग्री, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अधूरा सा सेंस लग रही है, और ये ज्यादातर कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, और ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज, जो मेन प्रिंसिपल क्लोज होगी हमारी शी वेंट टू द स्टोर, क्योंकि इसको किसी की नीड नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस निकाल दिया। लेकिन ये वाली जो है वो डिपेंडेंट क्लोज है, बिकॉज शी वाज हंग्री, क्योंकि हमें पता है इससे पहले कुछ आना चाहिए, क्योंकि वो भूखी थी, तो भूखी थी तो क्या, आगे तो हमारे पास पता नहीं है हमें, तो ये हमारी हो जाती है डिपेंडेंट क्लोज, और डिपेंडेंट क्लोज ज्यादातर हमारी किसी कंजंक्शन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप हमें बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा दी पुलिस कोड द क्रिमिनल हु लूटेड द मॉल, तो ये किस टाइप का जो सेंटेंस है ये हमें बताना है। यहाँ पर सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या पैसिव है, बताइए। दी पुलिस कोड द क्रिमिनल, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, दो चीजें तो आ रही हैं। अच्छा किसका मैसेज आया, अच्छा नेटवर्क इशू, सूरज का। यहाँ पे दी पुलिस कोड द क्रिमिनल, ये एक पार्ट हो गया यहाँ पर इसका, और लूटेड द मॉल ये दूसरा हो गया, यहाँ पे हु भी आ रहा। तो अभी हमने यहाँ पे देखो पढ़े थे कि हमारे पास जो है सेंटेंस कंपाउंड भी थे और कॉम्प्लेक्स भी थे, ठीक है। जहां पर इसमें कंपाउंड में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट था पहले वाले में। अब आप इसमें देख के बता सकते हो क्या होगा इसमें आंसर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला जो पार्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, ये डिपेंडेंट है, अगर वो क्रिमिनल नहीं होते तो, अगर लूटते नहीं तो उन्हें कोट भी नहीं करा जाता, ठीक है, इसी वजह से वहां पे कोट किया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसमें कहा है ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन इज द स्टेज, ठीक है, यहाँ पे बताना किस तरह की वो है, इज द स्टेज वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, मतलब आप कहीं स्पीच देने गए हैं, स्टेज पे आप पहुंचे, अब स्टेज पे आपने सबसे पहले बात करी, किस बारे में बात करी, मतलब आप बात कर रहे हो वहां पे ऑडियंस से कि आप क्या बताने वाले हो, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका एम बता रहे हो, आप उस प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हो। तो क्या होता है वो प्रेजेंटेशन का, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन इज द स्टेज वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड हो गया हमारे पास, इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग एंड आइडिया, ये तो नॉर्मली हो गया, नाउन होता है हमारे पास, ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी सी ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, कितने सी होते हैं कम्युनिकेशन में, 7 सी होते हैं, ठीक है। वो 7 सी कौन कौन से, अभी एक क्वेश्चन और आया था इसमें सी के बारे में, कितने सी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वहां पर भी हमने बात करी थी कितनी स्टेजेस होती हैं कम्युनिकेशन की, तो उसमें भी हमारे पास यही बात करी थी हमने कि हमारे पास कितनी स्टेजेस होती हैं कम्युनिकेशन की, 7 स्टेजेस होती हैं, जिनको हम 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। कौन कौन से सी थे वे 7 सी की, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 7 सीज होते हैं, तो मतलब जो भी मेन पिलर है कम्युनिकेशन के, उन्हीं को हम बोलते हैं 7 सीज, उन्हीं के बेस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास हमने बात करा था कि कंकरेंट होना चाहिए, सॉलिड मतलब, या क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या थे, 7
चीज थे। एक हमारे पास था कोहेरेंट के बारे में बात करी थी हमने, ठीक है, कि सारे के सारे रिलीवेंट होने चाहिए मेन टॉपिक से, ठीक है। और एक हमारे पास हमने बात करी थी कि पोलाइट वगैरह रहना चाहिए उस बारे में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास यू नीड टू अप्लाई फॉर ए लीव एट वर्क, ठीक है। यू नीड टू अप्लाई फॉर ए लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज, ये मेथड दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके आंसर चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि इनके आंसर हमेशा यही फिक्स रहेंगे, ठीक है। अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप हैं, कोई भी हो सकते हैं वहां पे। तो यू नीड टू अप्लाई फॉर ए लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज, क्या आंसर होगा इसमें कि ईमेल के थ्रू करोगे आप, या पोस्टर या न्यूज़लेटर या ब्लॉग। तो पोस्टर या ब्लॉग या कोई न्यूज़लेटर तो छपवा लेनी, छुट्टी लेनी तो क्या करेंगे, ईमेल करेंगे इनमें से, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बड़ा सिंपल सा फोन है। कॉल। गुंजन ने आंसर बताया फोन कॉल, ये ओरल का हो गया, बाकी हमारे पास रिटन में हो जाएंगे लेटर, ईमेल और न्यूज़पेपर। व्हाई डू वी यूज ईमेल, तो ईमेल का यहाँ पे आपको बताना क्या यूज है इन चार में से। पहला है कि टू कम्युनिकेट विद पीपल, मैनी पीपल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए हम यूज करते हैं ईमेल का। या टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, या टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम, जैसे रियल टाइम में अभी हम बात कर रहे हैं या फोन कॉल पे बात करते हैं, तो वो ईमेल से तो रियल टाइम पे बात हो नहीं रही, ठीक है। या रिकॉर्ड करना कोई कम्युनिकेशन, बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी, डी। ऑप्शन बी, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स का हम यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेट मैनी पीपल एट द सेम टाइम, तो ये ईमेल के लिए नहीं है, वो तो आप वैसे भी मीटिंग वगैरह में करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज एन अपराइट, ठीक है। अपराइट मतलब होता है कि हमारे पास, हमने बात करी थी अपवर्ड जो है हमारे पास कम्युनिकेशन का टाइप है, एक तो वहां पे आता है, दूसरा इसमें कहा है कि व्हाट डज एन अपराइट यानी स्टेट बॉडी पोस्चर के बारे में बात करा गया, बॉडी पोस्चर, कन्वे और सो, ठीक है। यानी ये बॉडी पोस्चर किस तरह के कम्युनिकेशन में आता है, वर्बल में, नॉन वर्बल में, विभाकर? नॉन वर्बल। ठीक है, तो नॉन वर्बल में आता है। इसने कहा व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर, अपराइट बॉडी पोस्चर क्या शो करता है, यानी आप किसी के सामने गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हैं, कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे हैं। तो प्राइड को बता रहा है वो, प्रोफेशनलिज्म को बता रहा है, कॉन्फिडेंस या ह्यूमिलिटी को, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 9 नंबर में आ जाते हैं, विच ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, तो एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, आप देखिए इसमें क्या हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल। ऑप्शन डी। एक्सीलेंट, योर वर्क हैज इंप्रूव, ये आपने दिया। देखो यहाँ पे आपको ये भी बतानी, ये फीडबैक कौन दे रहा है, ठीक है। फीडबैक हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट जो है, जब कोई मीटिंग होती है तो सबऑर्डिनेट जो है फीडबैक देते हैं किसको, सुपीरियर को। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं, इन एग्जांपल में जो है सुपीरियर, जो सीनियर बंदा है, वो अपने सबऑर्डिनेट को फीडबैक दे रहा है उसके काम के बदले, कैसा काम किया। तो पहला कहा एक्सीलेंट, योर वर्क हैज इंप्रूव्ड, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। आई नोटिस योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव फीडबैक में आ गया। तो ए और बी जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब देखो एक पॉजिटिव फीडबैक है, एक हम बात करते हैं गुड फीडबैक की। अगर हम बात करें, कुछ मैंने यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा स्पेसिफिक, ठीक है। एक हमारे पास है डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, ठीक है। एक हमारे पास है ओपिनियन बेस, और एक है हमारे पास डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अबाउट द फीडबैक। तो अगर हमारे पास कुछ गुड फीडबैक हमें लिखना है, रिटन में ही हम बात कर रहे हैं कि हमें एक गुड फीडबैक देना है, तो उनमें इनमें से हम कौन सी चीज सेलेक्ट करेंगे, कौन सी चीज प्रेफर करेंगे गुड फीडबैक लिखते टाइम। वो फीडबैक स्पेसिफिक होना चाहिए, या डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, या ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए, या डिटेल में टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, क्या होगा बताओ भाई। अक्सर डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, अच्छा आपका आंसर हो गया डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोई बताएगा क्या स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, प्रियंका? स्पेसिफिक में से और डायरेक्ट में से हमें सेलेक्ट करना, तो हम इनमें से देखो, ये वाला ओपिनियन बेस और डिटेल और टाइम कंज्यूमिंग ये तो होने ही नहीं है, कंफ्यूजन होगा बच्चों को इन दो में, स्पेसिफिक में या डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट में। अभी हमने पीछे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करी थी, उसमें हमने ये भी लिखा था कि स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। क्या वहां पे फीडबैक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फीडबैक में हमने लिखा था कि फीडबैक हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दो में से एक अगर सेलेक्ट करना है, तो मोस्ट जो सुटेबल है वो क्या है, स्पेसिफिक से भी ज्यादा सुटेबल डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक आएगा डायरेक्ट के अंदर, और ऑनेस्ट भी होना चाहिए। आप फीडबैक ऐसा नहीं कि कुछ वो दे रहे हैं आप पार्सलिटी लगा के दे रहे हैं किस तरह का, ठीक है। तो ऑनेस्ट और डायरेक्ट होना चाहिए, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे जैसे अभी बताया फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप उनमें भी अगर दिए गए हैं कि स्पेसिफिक टाइमली दिया हुआ तो वो लगा लेंगे, या डायरेक्ट ऑनेस्ट दिया हो तो वो हम वहाँ पे उसको प्रीफर करेंगे फिर उस टाइम पर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमारे पास रिलेटेड थे किससे, राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, ठीक है। राइटिंग स्किल्स के बाद हमारे पास राइटिंग टूल्स हमें भी पढ़ने हैं कि बिजनेस लेटर, उनमें बेसिकली यही सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, अब उनका एक फॉर्मेट समझेंगे हम, किस फॉर्मेट में कैसे कैसे हमें लिखने हैं, तो उनके बारे में, उनके बेसिक कंपोनेंट सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, प्रपोजल, इनका फॉर्मेट क्या होता है और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि भाई इंक्वायरी लेटर और बिजनेस लेटर में, कंप्लेन लेटर में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे फिर पढ़ने हैं नॉलेज बेस इन्फॉर्मेशन, जो है वो नॉलेज बेस किस तरह से निकलेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बेचेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो वो बाकी चीजें हम पढ़ते हैं फिर कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।